गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, इट्स माय फर्स्ट क्लास टुडे। श्योरली साक्षी, मोस्ट वेलकम टू द ऑप्शनल कोर्स ऑन हिस्ट्री। आप प्रीवियस क्लासेस को कवर कीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्या फाउंडेशन हमने बनाया है। डोंट ट्राई टू मिस आउट एनी क्लास। आई विल सजेस्ट कि आप डेली 1 या 2 क्लासेस कवर करिए, मतलब 2 कर सकते हो तो कर दीजिए, आगे के क्लासेस ऐसे डिस्कशन नहीं है। न्यूलिथिक कैलकुलिथिक से थोड़ा हमारा कंटेंट मेन एग्जाम सेंट्रिक हुआ है ना। मोस्ट वेलकम है, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सभी को। यस, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग महादेव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग महादेव, महादेव। चलिए सर, ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। हम लोग ने कल डिस्कस किया था हड़प्पा की। अच्छा, 3 पेज हो गया, अभी आप देखते हैं। चलिए सर, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन टाइम में डालिएगा, 2 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा लिख दी है, कहाँ कम लिखना था सर, ठीक है ना। खैर, हम लोग हड़प्पा के बारे में डिस्कस कर रहे थे कल, और कल हमने हड़प्पा की जो कंडीशंस थी उसमें क्या समझा था सर। वी हैड डिस्कस एक्चुअली द फीचर्स ऑफ द हड़प्पन, है ना, सिविलाइजेशन, एंड फीचर्स के तहत हम लोग चर्चा में ले रहे थे द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो अभी तो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही है, उसमें वाटर मैनेजमेंट का देख लिया था हमने, प्लानिंग वाला देख लिया था, एंड देन वी हैड सीन द फूड एंड डाइवर्सिटी, है ना, सब्सिस्टेंस बेस इनका कैसा हुआ करता था, खाने पीने में क्या करते थे। ओके, ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं इनके पॉलिटिकल फीचर्स के ऊपर से कि भाई हड़प्पा सभ्यता में पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और बेसिकली इनकी राज्य व्यवस्था के तहत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था कि नहीं था तो कैसा था। एक्चुअली था तो वह तो कंफर्म है सर, ठीक है, बट कैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है ना। तो उसके लेके डिबेट्स रिलेटेड प्रश्न आपको बहुत पूछे जाते हैं। दे आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिबेट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइड। ओके, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर रहना चाहिए कि भाई किन किन चर्चा विचारणा हो रही है, और बेसिकली अगर राजाशाही थी तो राजाशाही में कौन क्या शासन कर रहा था। तो अलग अलग प्रकार के थॉट्स है, अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस है, और उसको हम सब्सटेंशिएट करेंगे। सब्सटेंशिएट करने का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल स्टेट की सिस्टम थी तो उसके पीछे क्या रीजन है, डबल स्टेट की सिस्टम थी तो क्या फेडरलिज्म था तो फेडरलिज्म कैसे बोल सकते हैं सर, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग ओपिनियंस डाइवर्सिफाइड आ जाते हैं। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। आप में से जो भी विद्यार्थी नए नए आए हैं उन सबकी एक हम्बल रिक्वेस्ट यही होगा कि बिकॉज यू आर ऑप्शनल स्टूडेंट्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप थोड़ा सिस्टमैटिक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए। तो पुराने सेशंस के वीडियोस जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया। लेट मतलब अभी 10-12 दिन के जो सेशंस हो गए हैं उसको निपटा दिया है सर, ठीक है। उसमें पहले 5 दिन के सेशन तो हमने चर्चा की थी फर्स्ट वीक को। फर्स्ट वीक वाज अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑप्शन, ओके, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड विद द स्टोन एज, एंड स्टोन एज के ऊपर भी हमने 3-4 सेशन किए। आज हड़प्पा का चौथा है, कल मोस्ट ऑफ हमारा हड़प्पा का लास्ट होगा। परसों परसों तो छुट्टी है, बट फिर मंडे को या डिक्लाइन के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है ना। मतलब परसों लूसल ऑफ आयरन, देन वाई स्पेकुलेशन ऑफ नॉट इन आयरन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा आयरन के एविडेंसेस डायरेक्टली मिलते नहीं है ना सर, ठीक है। देखो लोथल में शायद तक कि मेसोपोटामिया जो है वहां से बहुत सारी चीजें आती थी सर, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि मेसोपोटामिया से कुछ चीजें इंपोर्ट करवाई गई होगी, समझे नहीं समझे, है ना। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस की डायरेक्ट इंप्लीकेशंस के रूप में उसको नहीं दिखते हैं हम लोग। तो लोथल में ऐसे तो टूल्स मिले, और आयरन के भी प्रॉपर टूल्स हमको नहीं दिख रहे सर। मतलब कहां पे आपने पढ़ा कि क्लियर एविडेंस ऑफ आयरन, क्योंकि आई हैव नॉट सीन डायरेक्टली इन द बुक्स की आयरन लिख दिया है कहीं पे, है ना। ओके, डबल बरियल प्रैक्टिसेस, भूपिंदर सिंह मैम की किताब देखना पड़ेगा मुझे, कहीं पे एक लाइन में उन्होंने मेंशन किया होगा। डबल बरियल प्रैक्टिस में तो क्या है कि जोड़े को प्रैक्टिस किया जाएगा ना सर, ठीक है। मतलब हो सकता है, मैंने बताया ना कि लोथल के अंदर ये बिकॉज मेसोपोटामिया से इनका व्यापार था ना बाहरी रीजन से, तो शायद लेके आते होंगे। मैं बताया तो सही, बाहर वाला लिंक ही है सर, ठीक है। लोकल इंडिजिनियस एविडेंसेस नहीं है ना सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट। तो इंडिजिनियस एविडेंसेस नहीं है, इसके कारण तो ये इश्यूज हो रहे हैं, समझे। वाई मैच्योर हड़प्पन इज यूज्ड डिसइंटीग्रेशन एरा, क्योंकि इसी पीरियड के समय पे इनका सिविलाइजेशन एस्पेक्ट उभर के आया ना। अर्ली हड़प्पन फेज तो ऐसा फेज था जहां पे इनके जो डेवलपमेंट्स थे वो रीजनल हुआ करते थे, समझे। तो मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर कि ये वो टाइम था जब ये लोग इकट्ठे हो रहे थे ना सर, है ना। तो वी सी कि ये जो मैच्योर हड़प्पन है इसी समय के दौरान इनका सिविलाइजेशन बनता है ना, इनका कल्चरल एस्पेक्ट उभर के आया, इकोनॉमी हो जाती है सर, है ना। देन वी कम टू नो अबाउट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एज वेल, तो इसी के कारण उसको इंटीग्रेशन के साथ जोड़ा गया है। तो मैंने आपको बताया था ना इंटीग्रेशन फेज, ये मिस्टर शेफर ने इसको हाईलाइट किया था सर, ठीक है। और उसी को हमने फिर टाइमलाइन में तोड़ दिया कि अराउंड 2600 बीसी के आसपास का पीरियड होगा उसको। चलते हैं आगे, चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट क्या हुआ, किस तरह से होता है। और हड़प्पा सभ्यता में वाटर मैनेजमेंट का हमने देख लिया है, हमने अर्बन सिविलाइजेशन के कंपोनेंट्स देख लिए थे, स्पेशल फीचर्स इन द सिटीज भी ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें, कल्चर ज्यादा बड़ा है। देखिए कल्चर्स का जब अमालगेशन होता है और इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आती है, ग्रेटर सेंस ऑफ एरिया होता है, एक मैं कहूंगा कि सिविक सेंस का डेवलपमेंट होगा। कल्चर हमेशा स्केटर्ड होते हैं, कल्चर डायनामिक होते हैं सर, ठीक है। सिविलाइजेशन जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारे कल्चर है, मतलब गुजरात का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का अलग है सर, ठीक है। तो व्हेन वी सी कि हम इंडियन सिविलाइजेशन के पार्ट है आज की तारीख के अंदर, तो वी हैव रीजनल कल्चर्स विद स्टडी, बट वी हैव कॉमन सिविलाइजेशन एस्पेक्ट, है ना, कि हम एक भाषा बोल लेते हैं, एक भाषा समझ लेते हैं, इंटरप्रिटेशन में इजी रहता है। फिर उसी तौर के ऊपर हमारी आइडेंटिटी इंडियन के रूप में है सर, ठीक है। तो हड़प्पा में भी लोकल संस्कृतियां थी, मोहनजोदाड़ो की अपनी हो सकती थी सर, है ना, लोथल की अपनी हो सकती थी। तो वही जो लोकल संस्कृतियां थी उन सबके बीच में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, ग्रेटर सेंस के अंदर सिविक रिस्पांसिबिलिटी आती है, आपकी कॉमन राइटिंग आ जाती है ना, रिटन स्क्रिप्ट आ जाती है सर, ठीक है। तो वी सी कि इन सबको इसके लिए हम लोग कल्चरल एस्पेक्ट के बाहर सिविलाइजेशन के अंदर कंसीडर ज्यादा करते हैं। गेटिंग पॉइंट। चलते हैं आगे, आज के क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं कि आयरन स्मेल्टिंग मैंने बताया तो सही यार, वही तो आपको डिस्कस कर रहा हूं कि लोथल जो है इट वाज अ पोर्ट, एंड बिकॉज़ इट वाज अ पोर्ट, यहां पे वी कम टू नो अबाउट कि शायद तक बाहर से बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो उसमें ये जो फॉरेन के मेसोपोटामियन कल्चर्स थे इनके साथ इनके लिंकेजेस भी होता है। तो जब लिंकेजेस एस्टैब्लिश हुए थे तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबिलिटी कि इनके द्वारा जो आयरन के कुछ टूल्स है वो सब इन्होंने कुछ बनाए होंगे या कुछ स्मेल्टिंग करने का काम किया होगा सर, ठीक है। वो पार्शियल है, इसी के कारण मैं आपको बता रहा था, 100% एविडेंसेस नहीं, इसलिए इसको ब्रॉन्जेस कहते हैं ना, दिस थिंग इज नोन एज ब्रॉन्जेस। ओके, चलिए सर, ठीक है। अब चलते हैं इंडस सिविलाइजेशन के सबसे आखिर के मेन मुद्दों के ऊपर। उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे रिगार्डिंग द इंडस पॉलिटी, इंडस इकोनॉमी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट सर, ठीक है ना। थोड़ी सोसाइटी रिवीजन को हम लोग लास्ट क्लास में देंगे सर, ठीक है ना, मतलब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो सर, ठीक है, उसके अंदर हम लोग निपटा देंगे उसको। अब देखिए
देखिए हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चर्चा करनी है क्योंकि इन्हीं के बेसिस के ऊपर से हमको इंडस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में और बेसिकली पता चलता है कि इनके यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही थी। अब देखिए मैंने कल की क्लास के अंदर आपको एक मॉक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको बताया था कि कमेंट ऑन दी डिबेट सराउंडिंग दी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और द नेचर ऑफ पॉलिटी इन द इंडस सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, कि हड़प्पीय सभ्यता या हड़प्पीय सभ्यता के तहत राज्य व्यवस्था के प्रकार को लेकर जो चर्चा है उसके ऊपर टिप्पणी कीजिए सर, ठीक है। तो यस्टरडे आई हैड गिवन सम काइंड ऑफ मॉक क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम और इसमें दो प्रकार के प्रश्न निकलते थे। पहला प्रश्न निकलता था कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, इतनी सारी साइट्स मिलती है ना, करीबन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आज की तारीख में बोला जाता है, मतलब 1-10 लाख स्क्वायर किलोमीटर को आराम से कवर कर रहा था, ठीक है। तो अगर इतना सारा एरिया कवर कर रहा है तो इसमें कोई एक सिंगल स्टेट था, अगर स्टेट था तो बेसिकली राजा कौन था और राजा था तो किस तरह से कंट्रोल करता था, ब्यूरोक्रेसी थी कि नहीं थी सर, ठीक है। जैसे बहुत सारे जटिल मुद्दे हैं जिनको लेकर अलग-अलग हाइपोथेसिस आए हैं सर। हाइपोथेसिस का मतलब है जैसे हमने देखा था पहले कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ, उसमें भी एक हाइपोथेसिस था, तो यहाँ पे भी यही हाइपोथेसिस है। मैं आपको ये हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से निकलेगा। अभी तक आपका नसीब अच्छा है कि यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इस बार पूछ देगा या अगली बार पूछ देगा सर, है ना। इवन आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पीय कालीन जो राज्य व्यवस्था थी उसको वैदिक युग के साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है सर, ठीक है। क्योंकि वैदिक एज के अंदर तो हमको पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट देखते नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि हड़प्पन से वैदिक युग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जब कन्वर्ट हुए तो हड़प्पा के पास भी खुद की इनफैक्ट राजाशाही थी नहीं, तो वैदिक युग में भी आपको उतनी राजाशाही का महत्व नहीं दिखेगा, सिवाय के छोटे-छोटे कबीले हुआ करते जिसको जन के रूप में कहा गया है सर, ठीक है ना। तो यू फाइंड क्लैन बेस्ड कल्चर कॉल्ड एज जन, है ना, तो आपने सुना होगा सर। खैर तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पे हड़प्पा के अंदर मिलती है, काफी सारी चर्चा होती है, बहुत सारे विचार होते हैं। तो देखिए इसमें दो थियरी आएगी सर, है ना। पहली थियरी आएगी कि स्टेट एग्जिस्ट करता था सर, ठीक है। सो द फर्स्ट थियरी कम्स इनटू द पिक्चर, द स्टेट यूज्ड टू एग्जिस्ट, है ना, समझे नहीं समझे। और उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जस्टिफिकेशन के पॉइंट दिए हैं सर, ठीक है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ से डिस्कस करने के ऊपर पूछ देगा सर, ठीक है, कि ऑन व्हाट एविडेंसेस और ऑन व्हाट प्रूफ दैट वी कैन कंक्लूड दैट देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द हड़प्पा, है ना, समझे नहीं समझे, एंड डिस्कस गिविंग एग्जांपल्स और जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। एक प्रश्न आपको यहाँ से निकलेगा। प्रश्न क्या निकलेगा? दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि ऑन व्हाट एविडेंसेस वी कैन कंक्लूड that there was a nature of political system that exists in the Harappan civilization. Okay, discuss giving example. दूसरा प्रश्न आ सकता है इलस्ट्रेट कर दीजिए। इसके अंदर आपको जस्टिफाई करने का भी बोलेगा। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब जस्टिफाई करने का बोलता है, सब्सटेंशिएट करने का बोलता है, पीछे जो सफिक्सेस लगते हैं ना आपके कीवर्ड्स के अंदर, तो ये जस्टिफिकेशन और सब्सटेंशिएशन के अंदर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दी हड़प्पन या कोई भी प्रश्न होगा उसमें आपको उसको फेवर में लिखना है। फेवर में लिखने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसके सापेक्ष में लिखना है कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट कोई हमको प्रूव करना है सर, ठीक है। जब मैं आपको कहता हूं कि ऑन व्हाट एविडेंसेस we can conclude that there was a nature of political system existing in the Harappan civilization, justify, समझे नहीं समझे, तो आपको वो एविडेंसेस को लिखना है, उसके फैक्ट्स को लिखना है और जस्टिफाई करना है कि हाँ वहां पे प्रमाणिक कुछ मुद्दे मिले हैं, हमारे पास ऐसे एविडेंसेस मिले जिसके आधारित यहाँ पे राज्य व्यवस्था हुआ करती थी सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, समझे नहीं समझे। तो वी सी दैट हम मानते हैं कि ये स्टेट एग्जिस्ट करता था। कौन से एविडेंसेस के ऊपर से लिखेंगे, व्हिच एविडेंसेस आर देयर, जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, है ना। तो चलिए आप बताइए, आज हम लोग है ना रेज योर हैंड फीचर के साथ डिस्कस करते हैं, एक एक करके आप ज्वाइन करिए सर, है ना, कि कौन से एविडेंसेस आपको मिले हैं, वो एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं वी हैव मल्टीपल एविडेंसेस, है ना। चलो भाई बताओ सर, ठीक है। हां सुमित सबसे पहले यहाँ पे आ गया सर, ठीक है। सुमित बताइए व्हिच एविडेंसेस आर देयर, हां बताओ चलो कौन सा सर प्लानिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। ओके चलिए आपने एविडेंसेस के अंतर्गत पहला तो प्लानिंग लिख दिया है। ओके चलो थैंक यू सो मच। ओके दूसरा कौन बोल रहा है भाई? यहाँ पे भरत है सर, ठीक है। तो भरत इज ऑफ द ओपिनियन, एक तो प्लानिंग का आ गया, चलिए। ओके सेकंड पॉइंट जो स्टेट के एविडेंसेस को दर्शाता है, बोलो भरत। हां भरत। हाँ सर, सबसे पहले तो कहता है कि हमें कोई वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं मिलते और फोर्टिफिकेशंस मिलते हैं, जिससे बताता है कि ये जो पीसफुल एग्जिस्टेंस था ये किसी न किसी स्टेट की वजह से नहीं होगा, बिकॉज़ अगर नहीं स्टेट होता तो केओस क्रिएट हो सकता था। ओके स्टेट नहीं होता तो एनार्की हो जाती सर, है ना, जो हमको वहां पे पीसफुल दिखता है। चलिए थैंक यू भरत। ओके इसके सिवाय चलो एक एक करके सबके पॉइंट लेंगे, चलो सर, है ना, ज्वाइन करिए पूरी हैंड के अंदर, है ना, आपको दिमाग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करवा दो सर, ठीक है। खोलो दिमाग। यस रॉबिन, यस बताइए। सर एक तो ग्रीनरी क्योंकि वो सेंटर आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे स्पीकर मेरे को लाउड किया हुआ है मैंने तो भी। हेलो हाँ जी। सर एक तो ग्रेडी ग्रैनरी, अच्छा आपने ग्रैनरी के अंतर्गत बात की है, मतलब ग्रैनरी या स्टोरेज को ये मतलब एफसीआई जैसी आप इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक अप कर रहे हो। चलिए सर ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सिटाडेल तो यहाँ भरत ने बोल दिया है, चलिए सर ठीक है। एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिल्डिंग्स, वो तो प्लानिंग के अंदर आ गया ना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोड्स। चलिए सर ठीक है ना, बहुत थैंक यू वेरी मच। ओके चलो फटाफट फटाफट फटाफट, ये रुद्र का कहीं पे मैसेज है भाई, रुद्र चलो बताओ बेटा, है ना, व्हाट एविडेंसेस वी गेट इन द फॉर्म ऑफ द एविडेंस ऑफ स्टेट, है ना। चलिए भाई ठीक है। सॉरी पब्लिक हॉल से शो करेगा ये असेंबली हॉल बता रहे हो, मतलब असेंबली हॉल से जहां एल्डरली पीपल आके और मीट करते होंगे कि क्या रूल्स बनने चाहिए वगैरह। ओके मतलब रूल्स के लिए डिस्कशन के लिए काइंड ऑफ पार्लियामेंट जैसी बॉडी होगी आपका, ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंतर्गत नेक्स्ट इज पूजा। चलो बताओ बेटा, चलो फटाफट फटाफट फटाफट। ओके थोड़ा दिमाग ब्रेनस्टॉर्म करिए, आपको बहुत एविडेंसेस मिल जाएंगे। हाँ जी बोलिए। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बताया है, क्योंकि कोई भी सभ्यता के अंदर जब वेट्स एंड मेजर्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है, ये दर्शाता है कि इनके अंदर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था। आज की तारीख में भारत के अंदर भी आप समझने की कोशिश करिए कि ये वेट्स एंड मेजर्स है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है कि 1 किलो बटाटा या 1 किलो कांदा भारत में कहीं पे भी ले जाओ, आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी यूनिट के रूप में, ठीक है ना। उसकी कांदे की साइज छोटी मोटी हो जाएगी। चलिए सर ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके नेक्स्ट साक्षी बताइए। Yes, sir, स्टैंडर्डाइजेशन जैसे ब्रिक्स में और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स, ओके दिस थिंग आल्सो शोस सम काइंड ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स ओनली, क्योंकि वो ब्रिक्स के उसी के साथ डायरेक्ट लिंक अप हो जाता है। चलिए सर ठीक है ना, एनीथिंग एल्स? सर यही पता नहीं है, चलो सर ठीक है। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग, यहां मैं फटाफट कट कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को ओपिनियन सुना था। चलिए राम बोलो, चलो एक पॉइंट हां। हाँ सर, ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो इसीलिए मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप बता रहे हो, किसका प्रोडक्ट? सर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्लासेस का हमें डिवीजन भी मिलता है, अपर क्लास लोअर क्लास, तो डिवीजन ऑफ वर्क हमें यहाँ पे देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर आप बता रहे हो, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए वो स्टेट के बिना हो नहीं पाएगा, ऐसा मानना है आपका। चलो ठीक है ना जी। ओके एनीथिंग एल्स? आनंद हेलो हाँ जी। स्क्रिप्ट, ओके यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वेरी इंटरेस्टिंगली सेड भाई, ये पॉइंट तो बहुत जटिल मुद्दा है ना सर। पूरे हड़प्पा के अंदर आपको सेम प्रकार की लिपि मिली है, तो ये स्क्रिप्ट के बेसिस के ऊपर से कंक्लूड, सॉरी सील्स एंड स्क्रिप्ट वर्ड सिमिलर, हां सील्स, ओके वेरी इंटरेस्टिंगली। अब वो भी सब यूनिफॉर्म है, जितने भी हड़प्पा के साइड से वहां मिल गए। चलिए वेरी इंटरेस्टिंगली। ओके लास्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, 10 पॉइंट हमने ऑलमोस्ट यहां पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स बच्चों ने बताया, कुछ पॉइंट्स आगे पीछे हो गए। हां जी दीपक बोलो। सर वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, लेकिन इसके अलावा ज्वेलरी और पोर्ट्री पे जो इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन मतलब स्क्रिप्ट हो गई ना सर। हां ज्वेलरी पे इसके अलावा सर नाम लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या पता चलता है सर मुझे तो? ज्वेलरी पे नाम लिखे हुए हैं सर उससे। अच्छा ज्वेलरी में नाम लिख रहे हैं तो वो तो नाम तो किसी के भी लिखते हैं। आज मैं बर्तन वाले के वहां कल ही मैं लेके गया थाली, तो मैंने इंस्क्राइब कराया, उसके पास वो मशीन था सर, ठीक है। तो यहां से स्टेट का कोई रिलेशन नहीं था ना। मैं इसके अलावा रिलीजन जो रिलीजन मोर ऑफ सोशल प्रैक्टिस ना। ओके ओके ठीक है, चलिए सर ठीक है, सोचिए आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए, है ना। चलो लास्ट देख लेते हैं वर्षा का। हेलो यस सर। हेलो
हाँ जी वर्षा, जोर से बोलिए थोड़ा। जी जी सर सर जो पुरोहित राजा की जो सर वो मिली है उससे ये शो होता है कि कुछ पावर जो था उस समय राइज हो रही थी। अच्छा, आप ये प्रीस्ट किंग की इमेज के ऊपर बोल रहे हो। चलिए सर, ठीक है ना, यस वेरी सर इंटरेस्टिंग। सर ओके। पार्टनिंग सिस्टम सर एक मैनुअल मैटर में मतलब एक पैटर्न में हो रहा था पार्टनिंग सिस्टम, तो सर उससे भी शो हो रहा है कि एग्रीकल्चर में कुछ पैटर्न हो रहा था, वो तो प्लानिंग के साथ ही चलो आप लिंक अप कर देते हो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग देन। ओके, चलिए लास्ट देखते हैं, उसके बाद आई कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, वैसे तो बहुत सारे एविडेंसेस आपने बताए, कुछ-कुछ रेलेवेंस है, कुछ-कुछ आगे पीछे हो गया। हाँ जी, बताइए। कंटिन्यू। सर मैं ये कह रही थी कि इसमें मोहनजोदड़ो से जो हमें एक प्रतिमा मिली है तो मान सकते हैं कि ये कोई पुरोहित राजा था हाँ, और मतलब जहाँ वही प्रीस्ट किंग बता दिया, पुरोहित राजा। हाँ जी, हाँ, ठीक। और वही मतलब आगे सील और जो आपके मोहरे थे उस पे जो चिन्ह अंकित किए जा रहे थे वो हाँ। उसी का रूप मान सकते हैं और उसी के आसपास जो गुलामों के लिए यानी कि लेबर कास्ट का जो शो करता है वहाँ पे ना ओके, ओके, मतलब जो एविडेंसेस मिले क्या रो हाउसेस के और उसके बता रहे हो। जी छोटे हाउसेस मिले दैट ओके, मींस कि ओके। राजा के हाउसेस वो थे और जो प्लानिंग के अंदर आप आ गए, सिटी प्लानिंग आ गया और हाउसेस के पैटर्न के अंदर आ गए। बिकॉज़ ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स लास्ट अच्छा, कवर हो सब हो गया। चलिए सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस कन्वर्सेशन। चलो मैं वापस आ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके पॉइंट्स को लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रही है कि पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रही थी, उसके पीछे बहुत सारे थे प्रश्न। सुप्रियो एक पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, चलो सुप्रियो को बोल देते हैं क्योंकि सुप्रियो थोड़े ज्यादा रीडिंग भी करते हैं, मतलब ही रीड्स डाइवर्सिफाइड सोर्सेज, तो उनका एक्चुअली एक ओपिनियन भी देख लेते हैं। चलिए सुप्रियो, प्लीज जॉइन अस। हाँ जी, Can you hear me? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Good morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Sir, the presence of granaries in the cities like Harappa and Mohenjo-daro. ग्रैनरी बोल दिया हमने, तो दिस थिंग शो सम काइंड ऑफ प्लानिंग मॉडल है ना खाने पीने के लिए। यस, एनीथिंग Yeah, एल्स? this is because the mobilization of surplus from the villages to the towns. Exactly, some kind of mobilization of I would say labor and food is going place, and This can happen only under a central authority because some kind of command economy was also there. एग्जैक्टली सर, है ना। चलो वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच सुप्रियो एज वेल, है ना। बाकी अभी दूसरे डाउट्स के अंदर लेता हूँ, चिंता मत करिए। बाकी सारे आपके जो भी ये है ना, क्या कहते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्लीज जॉइन अस। ओके, आप कंटिन्यू रहिएगा। यही सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स आपके ऊपर से डिस्कस करेंगे। चलिए, है ना, वापस आ जाते हैं। देखिए, वी गेट मल्टीपल एविडेंसेस ओवर हियर और बेसिकली वी सी दैट ये एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए, आपने इतना सारा ब्रेनस्टॉर्म किया आगे की क्लासेस के अंदर, तो उसमें ही आपका वो है ना आंसर निकल रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। देखिए, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड फूड का मतलब ये है कि एक तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, मजदूरी की, इतने सारे बड़े-बड़े मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग बनाए सर, ठीक है। तो वी सी दैट ये इतने सारे बिल्डिंग बनाए तो कोई एक व्यक्ति तो बना नहीं पाएगा, तो एक अथॉरिटी थी जो लोगों को हंटर मारती थी, कहती थी कि बेटा चल हमारे लिए मॉन्यूमेंट बना दे। उसी तौर के ऊपर फूड है, ग्रेनरी जो आप इनफैक्ट कहते हो, तो ग्रेनरी के अंदर क्या था कि पहला पैसा खाना आता था, वो खाने को स्टोर किया जाता था, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रेनरी के अंदर एक्चुअली खाना स्टोर करने के बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी करना था। ऐसा नहीं था कि राजा अकेला ही वहां पे वो अंकल स्क्रूज की तरह वहां पे स्विमिंग करता होगा सर, ठीक है ना। आपने छोटे थे हम लोग तो एक डक्टल्स करके कार्टून देखते थे, उसमें अंकल स्क्रूज करके एक कैरेक्टर आता था, उसके पास पैसों का बहुत बड़ा भंडार था, तो यूज्ड टू स्विम अराउंड द गोल्ड कॉइंस, है ना। तो मैं छोटा सा था तो सी कि ये गोल्ड कॉइंस की कंसीडरेशन यहाँ पे मिलती रहती है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो देखिए वो एक ओपिनियन है ग्रेनरी को लेके कि भाई नहीं है, बट ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि ग्रेनरी की प्रेजेंस दर्शाती है सर, है ना। तो वीसी के डिस्प्यूटेड तो हर एक चीज है ना, पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन ही डिस्प्यूटेड हो जाएगा, समझे नहीं समझे नहीं रहता। तो वो वैसा मत देखिए, हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर प्रूव करना है, और प्रूव करना है तो फिर हम ये सब पॉइंट को लिखना पड़ेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो तीन चार पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पे हमको पता चलता है कि अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एग्जिस्ट कर रही है सर, ठीक है। पहली तो आपको एविडेंसेस दिखेंगी, वो है ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। आप देखिए टेराकोटा की मूर्तियां हो, सील्स हो गए सर, है ना। आप कहीं ना कहीं आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो ब्रॉन्ज कास्टिंग भी हो रहा था उसमें पूरी तरह से आपको यूनिफॉर्मिटी दिखती है, और ये यूनिफॉर्मिटी के अंतर्गत आपको एक मैं कहूंगा कि एक नोमेनक्लेचर दिखेगा। इनफैक्ट इन्होंने जो भी सेंटर्स बनाए थे वो स्पेशलाइज सेंटर्स हुआ करते थे। अब जैसे चाणोदर एक स्पेशलाइज सेंटर था, लोसर एक स्पेशलाइज सेंटर था, आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो बालाकोट है, नागेश्वर है, आपको हड़प्पा के अंदर कुछ सेटलमेंट्स दिख जाएंगे सर, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम हमको दर्शाती है, और वो बेसिकली स्टेट के एग्जिस्टेंस के बिना हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं स्टेट सुपरविजन आपको मिल जाता है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, दूसरे पॉइंट हमको यहाँ से भी दिख रही है कि इनके यहाँ पे जो प्लानिंग था, और प्लानिंग के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो प्लानिंग का लेआउट है विदाउट दी नगर पालिका और विदाउट सम काइंड ऑफ लोकल बॉडी और सेंट्रल बॉडी इट्स नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट इनके प्लानिंग के अंदर हमने देखा था कि हर एक शहरों के अंदर हमको प्लेटफॉर्म दिखते हैं, ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बिल्डिंग बनते हैं सर, है ना। इवन लोअर टाउन के अंदर भी आपको ब्रिक प्लेटफॉर्म दिखेंगे, आप पढ़ोगे ना किताब के अंदर तो यू फाइंड कि इवन द लोअर टाउन आल्सो हैड सम काइंड ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म, है ना। तो दिस थिंग शोस कि देयर वाज यूनिफॉर्मिटी इन द प्लान सेटलमेंट्स। हमने देखा था कि कालीबंगन जैसा सेटलमेंट है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, और बेसिकली वी फाइंड स्मॉल सेटलमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द बालाकोट और सम काइंड इन गुजरात एज वेल सर, ठीक है। तो उन सब के अंदर एक फिक्स था, ग्रिड पैटर्न थी तो थी, पर 100% ग्रिड नहीं था वो हमने देखा था, बट एटलीस्ट द रोड्स वर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड पैटर्न, है ना। हाउसिंग की डिजाइन सेम हो रही है, तो ये सब चीजें दर्शाता है कि एक अथॉरिटी थी यहाँ पे जो इनको गाइड कर रही थी कि बेटा आपको ये कार्य करना है सर, ठीक है। तीसरा ओवरसीज ट्रेड, आप सब लोग इनफैक्ट इतने सारे पॉइंट्स बताए, बट बेस्ड ऑन द एविडेंसेस के अंदर आप व्यापार को भूल गए सर, ठीक है, क्योंकि व्यापार हमने पढ़ा नहीं, अभी आज पढ़ेंगे। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, है ना। राज्य की मदद के बिना आप जब लंबी दूरी का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हो सर, ठीक है ना, प्रति आप रह गए ना, चलिए सर ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आंसर के अंदर रहना। देखो कभी भी लाइफ में ऐसा होगा कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कुछ है ना इनफैक्ट है ना उसको बताए या किसी के साथ शेयर करो, उसके पहले वो है ना पूरी अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती है, होता है कभी कभी, चिंता मत करिए, ये तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, पर आंसर राइटिंग के अंदर आप लिख दे सकते हो, चलिए सर ठीक है। तो वी सी दैट, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। वी फाइंड कि यहाँ पे व्यापार का रेगुलेशन हो रहा था, और ये जो ओवरसीज ट्रेड था उसको सप्लीमेंट करने के लिए सील्स दिख रहे थे सर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि सीलिंग्स यहाँ पे मिलेंगे, सीलिंग्स और सील्स का इंपॉर्टेंस ये था कि ये जितना भी व्यापार होता था उसको लॉक किया जाता था, है ना, उसके ऊपर एक खप्पा मार दिया जाता था, सो दैट कोई चोरी ना करे बक्से के अंदर से या उसके अंदर जो पोटली बांध के लोग चला करते थे सर, ठीक है। ये आज की तारीख में इसी प्रकार की मोहर दिखती है, आप पकड़ने की कोशिश करिए कि जैसे ही आप कांडला पोर्ट से या मुंद्रा पोर्ट से या जेएनपीटी से विशाखापट्टनम से कहीं से भी आप माल एक्सपोर्ट करोगे ना कंटेनर को, तो इंडियन कस्टम्स का सील लगता है, तब जाके बाहर चलती है, ठीक है। और उसे एक गारंटी भी रहती है कि जब ये आपका कंटेनर या आपका जो दूसरे पोर्ट के अंदर जो सामान पहुंचेगा उसमें इंडियन कस्टम के सील के ऊपर से वहां का जो बंदा है वो इतना जूम कर सकता है कि रास्ते में किसी ने खोला नहीं होगा सर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमको ये भी पता चलता है कि इतना बड़ा एरिया कवर किया गया, उसके अंदर इतनी सारी यूनिफॉर्मिटी है, ह्यूज एरिया, मैंने आपको बताया ना 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया, इतनी बड़ी यूनिफॉर्मिटी, एक कॉमन स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट के अंतर्गत आपके ऐसा कहते हैं हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कि इसमें नाम लिखे गए कि ये सील किसका बिलोंग करता है। तो कुछ हड़प्पा वालों के स्पेसिफिक सील्स से, हम सील्स की थियरी को बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर के बाद, कुछ सील्स ऐसे हुआ करते थे जो मोहनजोदड़ो से रिलेट कर रहे हैं ना, तो वो उसमें रूलर्स के नाम है सर, ठीक है, कि ये दिस
बिलोंग टू मी और ये मैंने इशू किया हुआ है सर, ठीक है। सिटाडेल आपको मिलता है, सिटाडेल इनफैक्ट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक ऐसी पॉइंट है जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाता है एंड काइंड ऑफ स्टेट की अथॉरिटी को दर्शाता है। इनफैक्ट धोलावीरा तो हमने 3 पार्ट के अंदर देखा था, तो उसमें सिटाडेल के अंदर एक छोटा सा गढ़ बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो वी फाइंड कि धोलावीरा इज वेरी इंटरेस्टिंगली कंस्ट्रक्टेड विद अ गढ़ विदिन अ सिटाडेल, ओके। तो ये दर्शाता है कि काइंड ऑफ सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर मतलब एक रूलिंग इंपीरियल क्लास को वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। सूरकोटड़ा में हमको एक पटरी का एक एविडेंसेस दिख रहे हैं कहीं पे, जहां पे एक सोल्जर जैसी इमेजेस मिल रही है, मतलब रामशरण शर्मा जी ने इसको लिखा है सर, ठीक है। इन सूरकोटड़ा वी फाइंड सम काइंड ऑफ सोल्जर एंड अ काइंड ऑफ पटरी इमेज, ओके। तो ये दर्शाता है कि शायद इनके पास कुछ ना कुछ होगी। कुछ जगह के ऊपर हमको स्लिंग स्टोन्स मिले, स्लिंग स्टोन्स पता चलता है गिल्लोल कहते हैं, हम लोग बचपन में हुआ करते थे सर, ठीक है, खेलते थे, कटक कटक करके मारते थे। अब बाहुबली में आपको ऐसे ही बड़े गिल्लोल आपको दिख जाएंगे सर, ठीक है। सो इन बाहुबली यू हैव सीन है ना, वो बड़े से पत्थर में बांध के फिर उड़ाता है बड़े-बड़े से, ठीक है। सो यू फाइंड कि दिस काइंड ऑफ गुलेल और गिलोल लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में गुलेल कहते हैं या गिलोल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हमको मिल जाएगी सर, है ना। तो स्लिंग स्टोन्स हमको मिल गए हैं। तीसरी पॉइंट यहाँ जो एग्रीकल्चर हो रहा था, ये एग्रीकल्चर के अंदर इनफैक्ट जो सरप्लस था वो टैक्सेस के रूप में कलेक्ट होता था राजाओं के द्वारा और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सर, ठीक है। एक्चुअली ये ग्रेनरी में राजा अल्टीमेटली यहाँ के जो रूलर्स थे, जो अथॉरिटी थी, वो अपने लिए इतनी सारी रोटियां नहीं बनाने वाली थी, है ना, कि जो भी स्टोरेज किया गया वो एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए था और ये टैक्स कलेक्शन ग्रेन्स के रूप में आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट देयर वाज सम काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल एज वेल। जैसे भीमबेटका की गुफाओं के अंदर हमको एविडेंसेस मिले हैं ना, वैसे ही कुछ-कुछ आर्टिफैक्ट्स के अंदर हमको पता चलता है कि इन शहरों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट छोटी-मोटी हुई होगी। क्यों? क्योंकि है ना, एक तो आप देखोगे हमको डाइस मिले हैं। देखो डाइस जनरली यूं करके आपने खेले होंगे बचपन के अंदर भी सर, ठीक है। और एट टाइम्स डाइस के कारण ही आपको पता है कि महाभारत भी हुआ था सर, ठीक है। तो वी सी दैट ये डाइस जो है एट टाइम्स बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ द वॉर गेम्स एज वेल सर, ठीक है। और वॉर गेम्स का मतलब ये है कि शायद लड़ाई-वड़ाई करने के लिए भी यूज होंगे और उसमें भी फिर इन्होंने इन्फ्रेंस ये बताया कि जब ये लोग ट्रांजिशन में गए अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन के बीच में, तो बहुत सारे शहर जल भी गए थे सर, याद है कि नहीं आया सर, ठीक है। सो देयर वर मेनी सिटीज दैट वर इवेंचुअली गटेड डाउन। अब फायर का एक इशू हमने देखा था सर, है ना, हमने बताया था कि पुराने शहरों को जला के नए शहरों को बनाया गया सर, ठीक है। तो ये चीज दर्शाती है कि नए जो पॉलिटिकल पावर्स आए थे उन्होंने इनफैक्ट पुराने शहरों को जलाया और ये इतिहास में देखने को मिला है सर, ठीक है। इनफैक्ट पूरे इतिहास के अंदर आप देखोगे ना, पूरे दुनिया भर के इतिहास में जब एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी को पावर के ऊपर सप्रेस करके आती है तो एट टाइम्स वो पुरानी सभ्यता को है ना नामो निशान मिटा देगी। आप मिडिवल इंडिया में देखेंगे, एंशिएंट इंडिया में मल्टीपल इंस्टेंसेस दिखते हैं, तो माइट बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे। और इसी के कारण हमको बरियल भी बहुत कम मिल रहा है, मतलब जो ऑर्गेनाइज बरियल मिलता है वो भी नहीं मिलते। उसके पीछे का कारण भी ये है सर, ठीक है ना, क्योंकि बरियल तभी होंगे ना जब आदमी इनफैक्ट जिंदा रहेगा और उसको मतलब ऐसी कंडीशन में डिग्निफाइड डेथ मिली होगी। यहाँ तो पूरा का पूरा जला दिया तो हड्डी वड्डी सब गल जाती है आपकी सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। और छोटे-मोटे इन्होंने वेपन्स भी यूज किए होंगे, ब्रॉन्ज के टूल्स के हमको कुछ हार्पर्स मिले हैं, काइंड ऑफ चिजल्स मिले हैं जो एग्रीकल्चर में भी यूज हो सकते हैं, माइट हैव बीन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स एज वेल सर, ठीक है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है आपके हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का जो कह रहा है कि हड़प्पा के यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती थी। खैर ज्यादातर लोगों ने आपके यही पॉइंट्स बताए हैं सर, ठीक है, जो हमने देखे इसके अंदर से। बट आप इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन का एस्पेक्ट है वो लिख सकते हो, वेट्स एंड मेजर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो सर, ठीक है। और अथॉरिटी के रोल को आप और जस्टिफाई कर सकते हो सर, ठीक है। सो व्हेन वी सी सम काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन में आप इसके अंदर वेट्स एंड मेजर्स को भी इंक्लूड करके लिख सकते हो और फाइनली कंक्लूड कर सकते हो कि हर एक जगह के ऊपर सेम प्रकार के वेट्स एंड मेजर्स का यूज करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक इंपीरियल स्टेट को दर्शाती है या मैं कहूंगा एक सेंट्रल स्टेट को दर्शाती है सर, ठीक है। तो स्टेट के एविडेंसेस है कि नहीं है सर, ठीक है। पर एक ग्रुप ऑफ थॉट ऐसा भी है, मतलब एक दूसरा हिस्टोरियंस का जो समूह है वो कहता है कि देखिए अगर स्टेट होता है तो हायरार्की मिलती है सर, है ना, छोटा राज्य बड़ा राज्य है ना, उससे भी बड़ा राज्य उससे भी बड़ा राज्य सर, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं मिल पा रही है सर, ठीक है। आप जिसे सिटाडेल के रूप में कह रहे हो वो सिटाडेल शायद ना भी हो सर, है ना, क्योंकि वो जनरली राजा रहेगा तो पैलेस के अंदर रहता है सर, बड़ा पैलेस होता है सर, ठीक है। इनफैक्ट बरियल प्लेसेस हमको मिलनी चाहिए, वो बरियल प्लेसेस भी नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर जब राजाशाही रहती है तो ऑब्वियस है कि राजा को दफनाने के लिए अच्छी खासी जगह मिलेगी और आपको है ना वो रिच बरियल्स मिलेंगे। रिच बरियल्स का मतलब जैसे इजिप्ट के अंदर हमको मिले हैं कि भाई राजा के आजू बाजू में इनफैक्ट है ना कितने सारे जेवर है, पॉटरी है, उसका सोना वोना दफनाया गया है सर, ठीक है। इनफैक्ट आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ग्रेनरी के अलावा और कहीं पे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिली है, वरना आप पकड़ने की कोशिश करिए कि बाकी सारी जगहों के ऊपर हमको ये भी पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, वहां स्टोरेज फैसिलिटीज अलग अलग प्रकार की थी, यहाँ वो भी अवेयर नहीं है सर, ठीक है। मिलिट्री फोर्स का भी प्रश्न हमको पता चल रहा है। वी फाइंड कि मिलिट्री फोर्स की कोई हमको नॉलेज नहीं, सिवाय कि एक जगह पे सोल्जर के एविडेंसेस मिले सूरकोटड़ा में, ना ही कोई विदेशी आक्रमण, क्योंकि राजाशाही होगी तो दो राज्यों के बीच में लड़ाई होगी। डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स आर आल्सो नॉट देयर सर, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई स्टेट अथॉरिटी होती तो ये लोग लड़ते झगड़ते अंदर अंदर, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस देयर इज नो एविडेंस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, है ना, समझिए। तो एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ से हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पे राज्य था ही नहीं। अब देखिए नहीं था वो पॉइंट हम लोग कभी नहीं स्वीकारेंगे, याद रखिएगा सर, ठीक है ना, कि स्टेट नहीं था वो पॉइंट के ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, बट एटलीस्ट आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्यों नहीं था सर, है ना। उसके पीछे भी काफी लोग अपना तर्क देते रहते हैं सर, ठीक है। तो इसी के ऊपर से डिबेट उभर के आती है, दिस इज द डिबेट अबाउट द स्टेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उसको लेकर जब चर्चा विचारणा होने की शुरू हुई तो सबने अपना हाइपोथेसिस दिए सर, ठीक है। अब याद रखेगा कि इनमें आपको किसी के नाम याद नहीं रखने, सिवाय कि विलर का नाम याद रख सकते हो, क्योंकि विलर है, मैके है, या पकड़ने की कोशिश करोगे मार्शल है सर, ठीक है। ये 3-4 लोग ऐसे जो अर्ली हड़प्पस के ऊपर रिसर्च किया था और फिर इन्हीं बेसिस के ऊपर सब हाइपोथेसिस है। बाकी फिर ये जो मॉडर्न नाम है ना सर, ये फायर सर्विस के नाम आपको दिख जाएंगे या मलिक के नाम दिखेंगे, शाफर के बारे में मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। ये हर जगह रिपीट होते रहेंगे सर, बट ठीक है, एटलीस्ट आपको हाइपोथेसिस पता होना चाहिए। अब पहला हाइपोथेसिस जो बताया है वो बेसिकली विलर ने बताया है, आरईएम विलर, आरी मॉर्टाइमर विलर। एक बार मैं कहीं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर मॉर्टाइमर विलर और आरईएम विलर अलग है क्या? मैंने कहा कि इनका क्या करें सर, ठीक है, समझे नहीं समझे कि एक आरईएम विलर मतलब आरई उसके इनिशियल है, फिर मॉर्टाइमर विलर है, कुछ किताब में आरईएम विलर ऐसा लिख दिया गया है। तो मतलब ऐसे बचकाने प्रश्न आ जाता है, वो भी ऑप्शनल लेवल के स्टूडेंट्स हो, मतलब वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मैच्योरिटी कि भाई थोड़ा दिमाग लगा के गूगल कर देते सर, इससे ज्यादा तो क्या जाता है। चलो सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो पिगेट और मॉर्टाइमर विलर है या आरईएम विलर दोनों एक ही है सर, ठीक है। जो 1940s में फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसके साथ जुड़ेंगे तो वी सी दैट ये एक अपनी थियरी देते हैं। थियरी क्या कहते हैं सर, ठीक है, वो कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। सेंट्रलाइज्ड एम्पायर के उन्होंने कारण क्या बनाया सर, ठीक है, कि इट वाज एन रूल बाय प्रीस्ट किंग। वही प्रीस्ट किंग जो अभी आप चर्चा कर रहे थे ना, वो थानोस के रूप में हमको मिलता है सर, है ना। तो वो दाढ़ी वाले बाबा आपने देखे होंगे सर, है ना। तो ये कहां गया अपना थानोस, हड़प्पा का थानोस था ना, कहां ये वाला सर, ठीक है। सो यू फाइंड दिस काइंड ऑफ थानोस, तो इसको प्रीस्ट किंग कहा गया है एंड ये प्रॉपर थानोस था। देखो इसने यहाँ पे स्टोन भी पहना हुआ है सर, ठीक है, यहाँ स्टोन पहना है, यहाँ पे स्टोन पहना हुआ है सर, ठीक है। तो ही वाज एक्चुअली द थानोस ऑफ द हड़प्पा एंड ही माइट हैव बीन द रूलर। अब देखिए इसने ये कहा कि इसको है ना 2 सिटीज चलाते थे, मतलब हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर द ट्विन कैपिटल्स, है ना। जम्मू कश्मीर जैसा था एक टाइम के ऊपर, या पकड़ने की कोशिश करोगे और कोई स्टेट हो सकता है, अभी उत्तराखंड में भी कर दिया सर, ठीक है। तो ऐसे ट्विन कैपिटल्स आपको मिल जाएंगे सर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, या विशाखापट्टनम आपने ये क्या देखा, आंध्र प्रदेश में देखा होगा 3 कैपिटल्स है ना, समझे। तो इन्होंने कहा कि इट वाज रूल्ड बाय ऑटोक्रेटिक प्रीस्ट किंग्स, दोनों रीजन्स के अलग-अलग हो सकते हैं सर, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर। अब देखिए इन्होंने क्यों ऐसा कहा, तो इन्होंने कहा कि आउट ऑफ, क्योंकि
ये 1940s का ये बात करें 40s 50s 60s का, तब इतना हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं होता। इन्होंने कहा कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर द टू साइट्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। बाकी सारे छोटे सेटलमेंट्स है, बाकी सारे सेटलमेंट्स के अंदर पॉपुलेशन कम रहती थी, यही दो सेटलमेंट्स है जो वो है ना उभर के आते हैं, जितनी उस टाइम पे 40s 50s में जो साइट्स मिली थी ना उसमें से, ठीक है। सो दे एक्चुअली मेंशन्ड कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वाज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर बिकॉज़ दे स्टूड आउट फ्रॉम द अदर साइड्स। आज हमको पता चल रहा है कि राखीगढ़ी है सर, है ना। कल उठ के गुजरात में एक और तीसरी साइड मिल जाएगी जहां पे पता चल सकता है कि 1 लाख की पॉपुलेशन रहती थी, तो यू नेवर नो अबाउट दैट, ओके। और ये हाइपोथेसिस तब बैठा दिया गया और अभी भी चल रहा है सर, ठीक है। अब इन्होंने किन-किन पॉइंट्स के ऊपर बताया, इन्होंने कहा कि इनके पास कॉमन स्क्रिप्ट है, कॉमन प्लानिंग है, हमने पढ़ लिया है, बिल्डिंग को बनाया था, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, उसमें मजदूरों की जरूरत होती है जिसे हम लोग कहते हैं लेबर मोबिलाइजेशन सर, ठीक है ना। ग्रेनरीज मिलती है जो कंट्रोल को दर्शाती है, बफर स्टॉक के थियरी को, क्योंकि अगर कल के क्रॉप फेलियर हो गया तो ग्रेनरी के रूप में आप फिर पॉपुलेशन को क्रॉप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और बेसिकली वी सी दैट यहाँ पे जो थे इनके बीच में लड़ाई नहीं होती थी, मतलब एक सिंगल रूलर था जो बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में अपने कैपिटल को शिफ्ट करता था, वो दरबार मूव वाला कांसेप्ट ये बताते हैं। और वो कहता है कि इसके लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में सिंथेसिस था और एक सिंगल बंदा ये दोनों कैपिटल्स को चलाता था, कभी 6 महीना उधर रहता था, 6 महीना इधर रहता था, ठीक है। तो ये पूरी इनकी कहानी आपको यहाँ से दिख जाएगी सर, ठीक है। बट वी सी दैट मिस्टर फेरसर करके एक और एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ स्टेट, है ना। एम्पायर तो दूर की बात है, साम्राज्य तो दूर की बात है, राज्य भी नहीं था सर, ठीक है। प्रीस्ट किंग होता है तो आपके पास कोई एविडेंसेस होने चाहिए। आप खाली एक स्टोन की मूर्ति के ऊपर ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्रीस्ट किंग था सर, गेटिंग पॉइंट होना है ना, कि एक मूर्ति के ऊपर आप बोलोगे कि ये प्रीस्ट किंग है। और प्रीस्ट किंग होता है तो मेसोपोटामिया के अंदर मिले हैं, इन मेसोपोटामिया वी हैव गॉट मल्टीपल एविडेंसेस ऑफ प्रीस्ट किंग, है ना। वो तो यहाँ मिल नहीं रहा है सर, समझे नहीं समझे ना। नहीं स्लेवरी सिस्टम के बारे में पता चल रहा है, आर्मी के बारे में सीधा पता चल रहा है, राजा होगा तो मंत्री परिषद होगी उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इनका मानना है कि मोहनजोदड़ो वाज अ कल्चरल सेंटर एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर सर, ठीक है। और ये हड़प्पा एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर के रूप में एग्जिस्ट करता था बाय विलेज इकोनॉमीज, है ना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वो बेसिकली शहरों को सप्लाई करती रहती थी, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस था और इसके लिए बेसिकली ये लोग के रिलीजन और कल्चरल प्रैक्टिसेस सेम थी गांवों और शहरों के बीच में, और गांवों ने शहरों को बनाया है। द विलेजेस हैज एक्चुअली मेड द सिटीज, है ना। हमने कल पढ़ा था ना कि द कमांड ओवर द एग्रीकल्चर लेड टू द अर्बनाइजेशन, बट देयर वर अदर फैक्टर्स एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो रिलीजन इनके बीच में एक मतलब प्रैक्टिसेस एक जैसी थी, कहीं-कहीं पे आपको थोड़ी बहुत वेरिएशन दिखेगी, हम लोग कल डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो वी फाइंड की जो नेचर वर्शिप है, पशुपति के सील्स मिले हैं, या कालीबंगन की मदर, कालीबंगन कहा, ठीक है, इस साइड में वेस्टर्न साइड में मदर गॉडेस के इमेजेस मिल गए हैं सर, ठीक है। तो इनके बीच में ट्रेडिशनल सिमिलरिटीज थी। वो क्यों थी? क्योंकि ये लोग व्यापार करते थे ना, गांव वाले शहरों में भेजते थे, शहर वाले गांव में भेजते थे। तो इसके बीच में इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस बड़ी कल्चरल सिमिलरिटी आ गई और इसके लिए आपको सेम लग रहा है, पर ऐसा नहीं था सर, ठीक है। तो ये एक अलग थियरी देते हैं सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंगली बात हमको एक चीज यहाँ से मिल जाएगी। H&M का मतलब हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, है ना, वही तो बताया। H&M मतलब वो दुकान मत समझ लीजिएगा, इट्स अ ब्रांड व्हिच सेल्स FMCG गुड्स, है ना। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। अब इसके सिवाय आपको दूसरे मेनली आपको दिख जाएंगे ऐसे मलिक सर, है ना। अब मलिक साहब का बहुत ही इंटरेस्टिंग मानना है कि क्या कंडीशन यहाँ पे थी सर, है ना। तो वो कहते हैं कि राजाशाही नहीं थी, बस चीफडम हुआ करता था। अब देखिए आपको एक कहानी बता देता हूँ सर, है ना। चीफडम और किंगडम के बीच में फर्क क्या होता है सर, ठीक है। चीफडम और किंगडम के बीच में आप टेक्निकली फर्क देखोगे तो किंगडम इवेंचुअली लीड्स टू द एम्पायर फॉर्मेशन सर, ठीक है। और चीफडम जो होता है इट इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन स्टेज वेयर यू ट्रांसफर फ्रॉम अ रूडिमेंटरी ट्राइबल इकोनॉमी या ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सर, ठीक है। तो पहले की जो ट्राइबल पॉलिटी थी क्लैन आधारित, उसके अंदर से आप चीफडम के अंदर आ जाते हो सर, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये पीरियड ऐसा था जहां पे एक छोटा सा राज्य को चलाने वाला एक चीफ था। ये चीफ के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, पर जब जरूर पड़ती थी तो हमको पता चलता है कि मिलिशिया की मदद उसको मिल जाती थी सर, ठीक है। लोग इनफैक्ट वॉलंटरी उसको टैक्स दिया करते थे। वॉलंटरी टैक्स के अंतर्गत हमको क्या मिलेगा कि जो भी कमोडिटीज है, जो भी ग्रेन्स वेन्स उगाए जा रहे हैं, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है सर, ठीक है ना। वो सब चीजें यहाँ पे तालिबान के साथ कहाँ कंपेयर कर रहे हो सर, ठीक है ना। चलिए सर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हां, कल चाइना ने ऑफिशियली ट्वीट भी कर दिया सर, ठीक है, कि भाई वी विल मेक श्योर दैट तालिबान विल एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान। मतलब दे हैव ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ओके तालिबान एज अ रूलिंग पावर इन अफगानिस्तान। खैर चलिए सर, ठीक है। उनको वहां उइगुर की पड़ी है सर, चाइना को पता है कि ये वाखन कॉरिडोर से घुस जाएंगे। वाखन कॉरिडोर तो इनके हाथ में आ गया ना तालिब से, तो अभी कल के वहां पे चाइना को इंस्टेबल कर, चिंता मत करिए, आस्तीन के नाग है सर, और जो लोग अभी इनको दूध पिला रहे हैं ना सर, उन सबको ये नाग डसेंगे, क्योंकि अमेरिका ने 1979 में ये किया था सोवियत यूनियन के बाद, और फिर अमेरिका को ले डूबा ये, इट लेड टू 9/11 सर, ठीक है। सो द सेम विल हैपन, अभी जो लोग अभी इनको दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लेट मी वेरी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। सो वो तो होगा सर, है ना, कर्म आपको पनिश करता है, चिंता मत करो। चलो तो वी सी दैट चीफडम, अब देखिए तालिबान के साथ कंपेयर मत करिएगा। चीफडम मतलब एक ट्रांजिशन स्टेज है, छोटा राज्य होगा, या छोटा मैं कहूंगा कि विस्तार होगा, जिसका एक मुखिया होगा सर चीफ के रूप में, उसके पास सेना परमानेंट नहीं होगी, पर लोग उसको मदद करने आएंगे। तो जब लड़ाई होती थी तो बंदे इकट्ठे हो जाते थे ना, कि भाई किधर है, हाँ बोले हाँ आ जाओ फटाफट, है ना। तो फिर यू सी दैट इस प्रकार के सिस्टम हमको मिल जाती है। वॉलंटरी टैक्सेस हमको मिल जाएंगे। वॉलंटरी टैक्सेस का मतलब क्या है कि कॉमन मैन जो है वो कोई भी ग्रेन्स दे देगा या कोई कमोडिटी दे देगा सर, राजा के लिए काम कर देगा थोड़ा बहुत सर, ठीक है। और ये इन रिटर्न इनको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी और पीस दे देते थे, या काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी दे देते थे सर, ठीक है। तो इनका मानना है कि एक चीफडम था सर। चीफडम के अंतर्गत जो ट्रेडिशनल किनशिप बेस्ड सोसाइटीज थी ना, ट्राइबल सोसाइटीज जो समुदाय के ऊपर चलती है, कबीले के ऊपर, वहां से आप ट्रांजिशन में चल रहे थे सर, ठीक है। बट इनके अंदर कुछ आपको पता चल जाता है कि थोड़ा डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी, और ये चीफडम के अंतर्गत ही कुछ सेंट्रलाइजेशन हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बट बिकॉज इट वाज अ चीफडम स्टेट सिस्टम, तो यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी सर, ठीक है। वी फाइंड की नो डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ द लीगल सेटअप जो पहले होता था, क्योंकि चीफडम में तो क्या राजा को मन में आया वैसा कर दिया। देयर वाज सम काइंड ऑफ सोशल रैंक। सोशल रैंक का मतलब है कि राजा ने किसको अपॉइंट किया कि कल से तू मंत्री बन जाएगा, कल से ये कर देगा। बट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ क्लासेस। क्लासेस का मतलब है कि एक स्पेसिफिक जो फॉर्मेट बन रहा था सोसाइटी में वो आपको नहीं मिल रहा था सर, ठीक है। तो एक थियरी मलिक साहब देते हैं। दूसरी थियरी यहाँ पे शॉफर देंगे सर, है ना। शॉफर कहते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत होमोजेनिटी थी। आप देखिए हड़प्पा से लेकर धौलावीरा तक आ जाइए, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आ जाइए सर, ठीक है। ये होमोजेनिटी होने के पीछे का कारण है कि यहाँ पे एक ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़िया था सर, ठीक है। और ट्रेड एंड कॉमर्स इवेंचुअली आप समझने की कोशिश करोगे तो स्टेट के साथ ही हो पाता है। बट इनका ये भी कहना है कि इनफैक्ट है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स पब्लिक भी कर सकती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और इनफैक्ट हड़प्पा के अंदर या मोहनजोदड़ो के अंदर या कोई भी साइट के अंदर हमको कोई रॉयल टॉम्स नहीं मिले। रॉयल टॉम्स का मतलब जो बरियल्स हमने देखे थे ना, रिच बरियल्स, वो नहीं मिल रहे सर, ठीक है। ना ही पैलेसेस मिलते हैं, ना ही टेंपल्स मिलते हैं जो इजिप्ट के अंदर या मेसोपोटामिया में मिलते रहते थे सर, ठीक है। दूसरे पॉइंट इनका मानना है कि यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अलग अलग प्रकार के सील्स है, ऑर्नामेंट्स है, सीलिंग्स है। अब देखिए जितने भी सील्स मिले हैं या ज्वेलरी मिले है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड मिले। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि छोटे कस्बों के अंदर भी मिल जाते हैं, बड़े कस्बों के अंदर भी मिल जाते हैं सर, ठीक है। छोटे घरों के अंदर भी हमको ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, बड़े घरों के अंदर भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। कुछ कुछ एविडेंसेस ऐसे दर्शाते हैं जिनका मानना है कि इनफैक्ट है ना यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ क्लासेस थे। इक्वालिटी ऑफ क्लासेस का मतलब हो सकता है कि ये लोग एक सेल्फ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ जीते थे एंड ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण इन लोग का अपना सिस्टम अपने हिसाब से चलता रहता था सर, ठीक है। क्योंकि इनका अगर आप कहते हो कि अगर बड़ी सी मोनार्की होती है और बड़ा सा किंगडम होगा तो वहां पे आपको एक क्लास डिवीजन दिख जाएगा जो हड़प्पा के अंदर सीधा सीधा नहीं दर्शाता है। अब क्लास डिवीजन का मतलब है कि इकोनॉमिक क्लासेस तो हुआ करते थे क्योंकि घर किसी के छोटे थे, किसी के घर बड़े थे सर, ठीक है। बट यहाँ पे सोशल क्लासेस की ये बात करता है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर का बात की, इसने कहा कि ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू इनका एम्पायर एक्सपेंशन हुआ होगा और ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ इन्होंने बेसिकली आर्टिफैक्ट्स को बढ़ाते हुए बताया कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हड़प्पा के हर एक शहरों में हर एक घरों के अंदर दिखता है एंड ये इक्वल सोसाइटी को दर्शाने की बात की गई है सर, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल एंगल क्लियर नहीं हो पाया सर, ठीक है। किसी ने कहा कि भाई ये अर्ली स्टेट है और यहाँ के जो राजा होंगे वो अपना कूल ढूंढते होंगे कोई देवताओं के अंदर सर, ठीक है। और ये राजा ने एक छोटी सी सेना रखी होगी और राजा दिल दरिया बाकी सब समंदर रखता था, इसलिए उसने ज्यादा पॉम्प नहीं किया। पॉम्प का मतलब समझ में आता है, मतलब दिखाने की बात होती है ना कभी कभी कि मैं इतना बड़ा घर में रहता हूँ, वो सब नहीं किया क्योंकि बेनोवलेंट रूलर था, ऐसा भी हो सकता है सर, ठीक है। फिर एक थियरी यहाँ से ये भी आई कि भाई यहाँ पे हड़प्पन के अंतर्गत इनफैक्ट है ना बहुत ही डिसिप्लिन स्टेट हुआ करता था, मतलब स्टेट हुआ करता था पर स्टेट ने अपने छाप नहीं छोड़ी क्योंकि स्टेट हमेशा नेशनल एंटिटी होता है। आप कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है आपको आज की तारीख में भी सर, बट यू सी के सेंट्रल गवर्नमेंट ना दिखने के बावजूद भी अपने पावर को दर्शाती है। हड़प्पा में भी ऐसा ही स्टेट था जो पीछे काम करता था, वो दिखता नहीं है पर अपनी अथॉरिटी को दर्शा रहा था। एंड इनफैक्ट वी सी कि इनके यहाँ पे कॉर्पोरेट एलिमेंट्स हुआ करते थे। देखिए ये भी बहुत बढ़िया है सर, ठीक है। इनका मानना है कि इनके जितने भी शहर और नगर है या मैं कहूंगा कि काइंड ऑफ तहसील होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, दे वर रूल्ड बाय सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट काउंसिल। तो छोटी छोटी परिषद हुआ करती थी। जैसे आप देखोगे महाजनपद में आपको गण संघ दिख जाएंगे, याद है आपको 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद का निर्माण हुआ हिमालय के फुटहिल्स के अंदर सर, ठीक है। तो उसमें गण संघ हुआ करते थे और उसमें भी आपको बहुत सारे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दिख जाएगी सर, ठीक है। तो हड़प्पा के अंदर भी इन्होंने ये कहा कि भाई इनके यहाँ पे अलग अलग काउंसिल्स हुआ करती थी, परिषद हुआ करती थी और यही जो परिषद है वो इनकी पॉलिटिकल सिस्टम को चलाती थी, शहरों को चलाती थी, डिस्ट्रिक्ट्स को चलाती थी सर। और मूलतः से व्यापारी, प्रीस्टली क्लास, ये वो लोग थे जो इनको कंट्रोल करने वाले लोग थे। ओलिगार्की की सिस्टम हमको मिल जाएगी सर, ठीक है। इनफैक्ट इनका मानना है कि हड़प्पा के आप सील्स देखिए, ये सील्स जो है ना एक विशेष कबीले को दर्शाते हैं। क्या कहना है सर, ठीक है। द सील्स ऑफ द हड़प्पा शो सम काइंड ऑफ अफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ ट्राइब। इनफैक्ट एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का तो ये भी मानना है कि ये एनिमल्स इनफैक्ट एक विशेष कबीले के लिए, एक विशेष ट्राइब के साथ है सर, ठीक है। उनका ये राजा होगा, ये माइट बी अ रूलर, ये प्रोटोटिवा नहीं है सर, ठीक है। एक कबीला हाथी का कबीला है सर, है ना। एक कबीला आपको यहाँ पे दर्शा रहा है कि देखिए हमारे रूलर कितने स्ट्रॉन्ग है सर, ठीक है। एक यूनिकॉर्न को मानने वाला कबीला होगा सर, है ना। तो इनका एक स्टेट सिंबल था, हो सकता है ना स्टेट सिंबल सर, समझे नहीं समझे। और इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी होगी नो डाउट क्योंकि सील सबने एक रखी है स्क्रिप्ट के अंतर्गत सर, ठीक है। बट ये जो स्टेटस सिंबल के रूप में इन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल एम्बलम है सर, है ना। हड़प्पा के छोटे बड़े राज्य होंगे और उन सबके बीच में एक एम्बलम क्रिएट करवाया गया है सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो ये सिंबल्स के रूप में इन्होंने इसको कंसीडर किया गया है। तो माइट बी डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस, अलग अलग क्लैंस थे और ये 10 कम्युनिटीज करीबन हुआ होगी और ये 10 की 10 कम्युनिटी हड़प्पा के अलग अलग शहरों के ज्योग्राफिकल एरियाज में उसको कंट्रोल करती होगी सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। तो होता क्या है, वी फाइंड कि इसमें बहुत सारे आपकी पॉसिबिलिटीज है हड़प्पन स्टेट की और यही पॉसिबिलिटीज को हम लोग डिबेट सराउंडिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट कहते हैं सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उसको लेके किस किस प्रकार की चर्चा और विचर्चा होती है सर, ठीक है। डिबेट जब होती है ना तो उसमें व्यूज ही आते हैं। जैसे आर्यन ओरिजिन की डिबेट चलती है कि आर्य कौन थे और कहां से आए थे, है ना। तो एक कहता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे, एक कहता है यूरोप से आए थे, यूरेशियन वाले रीजन से आए थे सर, है ना। एक कहते हैं आर्कटिक से आए थे, एक कहते हैं कि तिब्बत से आए थे सर, है ना। एक कहते हैं कि इंडिजिनस है और ब्रह्मदेश से उभर के आए थे, इंडस वैली से आए थे या गंगा यमुना से आए थे सर, ठीक है। तो वैसे ही हड़प्पा के अंदर भी आपको ये हाइपोथेसिस दिखेंगे सर, समझे नहीं समझे। तो डिबेट के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट एक्जिस्टेड, हु यूज्ड टू बी द रूलर एंड हाउ वाज द कंट्रोल, एंड कंट्रोल कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, है ना। वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्रोल कैन बी सीन। So the control can be reflected in the form of multiple areas like seal, script, planning, housing arrangement, trade and commerce, multiple things इसके अंदर सब लोग मिल सकते हैं सर, गेटिंग है ना। तो आपको ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही है सर। अब इसमें ये जो काउंसिल वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत फेडरल पॉलिटी को दर्शाता है कि भाई इनके यहाँ पे जो छोटी काउंसिल्स थी उनमें पावर शेयरिंग हुआ होगा और ज्योग्राफिकली ये अलग अलग स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करते थे। एक थियरी तो वहां तक कहती है कि गुजरात एक अलग से स्टेट था, सिंध एक अलग से स्टेट था और ये पंजाब एक अलग से था और ये वाला स्टेट अलग से था, ठीक है ना। माइट बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये भी कंसिडरेशन मिल जाएगी सर, गेटिंग है ना। अब यहाँ पे हमको कॉइंस नहीं मिलते हैं, वी डू नॉट फाइंड, हमको सील्स ही मिलते हैं। तो ये सील्स इशू करने वाली अथॉरिटी होगी और वही रूलर होंगे, वही विस्तार के, समझे नहीं समझे, है ना। और इन सब के बीच में कॉमन स्क्रिप्ट आ गई थी क्योंकि कॉमन स्क्रिप्ट के तहत ये लोग अपने ज्यादा ट्रेड कर पाते थे। इनफैक्ट स्क्रिप्ट को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा कि स्क्रिप्ट कैन ओनली बी फाउंड इन सर्टेन एरियाज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ थॉट ये कहता है, स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हड़प्पा की जो सील्स और सीलिंग्स है वो लिटरेसी को बहुत दर्शाती है, हाई लिटरेसी, है ना। बट आप देखिएगा कि उसका जो कंसंट्रेशन है ओनली इन अर्बन एरियाज आर फाउंड एंड दिस थिंग शोज कि ओनली फ्यू पीपल वर एबल टू रीड दैट, है ना, कि ये क्या लिखा है, बड़ा बड़ा समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स है। इसमें आपको 3-4 पॉइंट्स इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं सर, ठीक है। उसमें इन दोनों के नाम भी आप लिखोगे सर, है ना। तो आप क्या लिखोगे, एक तो मॉर्टिमर व्हीलर का नाम लिख दोगे, आर्य व्हीलर का नाम, क्योंकि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव इंडस। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे नाम आएगा ना तो 2-3 नाम तो आपको पता होने चाहिए, सीधा टाप दोगे सर, ठीक है, कि फलाना डिबेट में कि इन्होंने ये कहा है सर, ठीक है। तो यू शुड नो वो है ना कि उनको कहां पे यूज करना है उनके नाम को सर, क्योंकि आपके व्यू जस्टिफाई हो जाते हैं सर, ठीक है। तो उसमें कोसंबी साहब जो नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की थी उन्होंने मार्क्सिस्ट व्यू से, तो हमने पढ़ा था हिस्टोग्राफी के अंदर। तो कोसंबी कहते हैं कि मोस्ट प्रोबब्ली इनफैक्ट है ना एक प्रीस्टली क्लास होगा जो इनको रूल कर रहा था। रामचंद्र शर्मा जी कहते हैं कि एक मर्चेंट क्लास था, है ना, व्यापारियों का एक समूह था जो चीजों को चला रहा था सर, ठीक है ना। बट मैंने आपको बताया कि माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनल स्टेट्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे अलग अलग प्रकार के, या मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का पॉइंट है। रूलिंग क्लास के अंतर्गत भी अलग अलग पॉइंट्स हमको मिल जाता है, ओलिगार्की के एविडेंसेस भी हम लोग लिख सकते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये जो चीजें हमने जीएस में पढ़ी थी, आप में से जिन लोगों ने जीएस के क्लासेस किए होंगे उनको मैंने खाली ये चार्ट पढ़ाया था 5-10 मिनट के लिए सर, ठीक है। बट हम लोग जब ऑप्शनल में देखते हैं तो इसी को डेप्थ के अंदर समझते हैं कि कौन से पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे स्टेट के एविडेंसेस थे और कहाँ स्टेट के एविडेंसेस नहीं थे सर, ठीक है। तो अभी तक आया नहीं है प्रश्न, बट मुझे लग रहा है कि जब वो प्रश्न पूछेगा, ओलिगार्की का मतलब होता है कि 3 से 4 कम्युनिटीज के बीच में या 3 से 4 कबीलों के बीच में पावर शेयर किया गया हो सर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट
किया करती थी, दे वर कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन, और इनके बीच में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी सर, एंड 5-5 साल या 4-4 साल के अंदर में इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि भारत में जब महाजन पद बने ना, तो उसमें ये व्रजी है, या पकड़ के चलोगे तो मल्ल है सर, है ना, ये सब ओलिगार्की के ही प्रकार थे। जैसे बुद्ध का वंश ना, शक्या वंश, तो शक्या क्या था, वो गणसंघ था, ओलिगार्की का ही प्रकार था, उसको ट्राइबल रिपब्लिक्स करके एक शब्द दिख जाएगा सर, ठीक है, कहीं पॉइंट। तो इनके जो पावर शेयरिंग था, हो सकता है कि इनके बीच में फेडरल सिस्टम हुआ करती थी ओलिगार्की के रूप में, एंड इवेंचुअली ये लोग पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था इन द डिसीजन मेकिंग सर, समझे आप लोग, ठीक है। ओलिगोपॉली का मतलब होता है मार्केट सिस्टम, है ना। देखो ओलिगार्की एंड ओलिगोपॉली का, ओलिगो का मतलब समझिए सर, ठीक है, ओलिगो का मतलब समझिए सर, ठीक है, मतलब होता है फ्यू पीपल का मतलब होगा 5-6-7 लोग सर, ठीक है ना। और ये लोग बेसिकली जब ओलिगार्की के रूप में हम लोग पहचानेंगे तो ये पॉलिटिकल टर्म के अंदर आएगा, तो 5-7 लोगों के बीच में पावर शेयरिंग हो जाएगा सर, ठीक है। और यही चीज इकोनॉमी के अंदर आएगा तो पॉली के सिस्टम के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है ना। तो वी सी दैट वी कम टू नो अबाउट कि अगर 5-7 लोग बाजार को कंट्रोल करते हैं तो उसको ओलिगोपॉली कहते हैं सर, ठीक है। सो इन द मार्केट इन इकोनॉमी व्हेन 5 to 7 मार्केटिंग कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ट्राइंग टू कंट्रोल, देखो मोनोपोली में एक कंपनी होती है सर, ठीक है ना, हम कहते हैं एक ही व्यक्ति का पावर है सर, है ना। फिर होती है डिओपोली सर, डिओपोली में आपको 2 खिलाड़ी दिखेंगे सर, ओलिगोपॉली में 5-7 लोग दिखेंगे सर, गेटिंग पॉइंट। तो अल्टीमेटली खेल तो 5-7 लोगों के बीच में ही है, पर एक पॉलिटिकल सेंटर में है और एक इकोनॉमिक सेंट्रिक है सर, ठीक है। ये क्या पूछा रहे थे सर, प्रतीक पूछ रहे थे ना सर, ठीक है, चलो तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। खैर ओलिगोपॉली का कांसेप्ट यहाँ पे डायरेक्टली हमको तो नहीं मिलता, पर ओलिगार्की की कंसीडरेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8-10 कम्युनिटीज के बीच में पावर शेयर हुआ होगा, यही लोग इनके ऊपर शासन करते होंगे सर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कंडीशंस थी इनके स्टेटहुड को लेके। तो आपको प्रश्न क्या आएगा कि कमेंट ऑन दी, या मैंने कहा कि क्या प्रश्न पूछा था कि ऑन व्हाट सोर्सेस, प्रश्न क्या मैंने आपको पूछा था, कुछ पूछा था अभी सर, ठीक है, कि ऑन व्हाट सोर्सेस, मैं प्रश्न भूल गया सर, अभी मैं डिक्टेट करवा रहा था आपको, अभी लिख दूंगा सर, ठीक है। आई हैड एक्चुअली आस्क्ड यू क्वेश्चन रिगार्डिंग कि on what basis we can say the evidence of the Harappan state existed, है ना। Yeah, comment on the debate surrounding the nature of polity in the Indus civilization, yes हाँ, comment on the debate surrounding the nature of polity in the Indus civilization, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें जब हम लोग कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, तो उसका कंक्लूजन बनेंगे। अब देखिए डिबेट के अंदर दोनों पॉइंट्स आएंगे कि स्टेट नहीं था ये भी पॉइंट आएंगे, स्टेट था ये भी पॉइंट आएंगे सर, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब कंक्लूजन करेंगे तो याद रखिएगा कि स्टेट था उसी के सापेक्ष में लिखेंगे, है ना। तो योर लास्ट पैराग्राफ इवन आप कमेंट भी दे रहे हो तो आप लिखोगे कि इन स्पाइट ऑफ देयर आर एविडेंसेस एंड देयर आर ओपिनियंस दैट द स्टेट नेवर यूज्ड टू एग्जिस्टेड, बट वी कैन सी द स्टेटहुड एक्जिस्टेड इन सो एंड सो टर्म्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबाउट, या उसको फिर एक लाइन के अंदर आप कंक्लूड करना तो कर सकते हो सर, ठीक है ना। बट प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसमें से एविडेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, है ना। आपको लिखना पड़ेगा कि सील्स जो है एक स्टेट के द्वारा इशू किए हुए सील्स हो सकते हैं सर, ठीक है, हो सकते हैं ना, सील्स क्यों नहीं हो सकते, सील्स कैन बी इशूड बाय स्टेट, है ना, सील्स कैन बी इशूड बाय गिल्ड सिस्टम एज वेल, या कोई व्यापारियों के समूह ने सील्स इशू किए थे ना, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर द सेम, समझ में आया। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट देम, आपको उसका आइडिया रहना चाहिए कि सील्स एंड सीलिंग्स का महत्व क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या चलती है सर, है ना। चलिए सर, ठीक है, कंक्लूजन फेवर में जाएगा, इसमें स्टेटहुड क्या था, फेवर में चले जाओगे सर, ठीक है। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, सेंट्रल अथॉरिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइट बी सम काइंड ऑफ फेडरल अथॉरिटी, ये रीजनल ऑटोनॉमी के एविडेंसेस हो सकते हैं सर, है ना, रीजनल अथॉरिटी थी सर, है ना। बट वेट्स एंड मेजर्स के अंदर इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी थी, और बेसिकली जो डिजाइन एस्पेक्ट है उसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी थी सर, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको गाइडलाइंस देती होगी कि आपको सिस्टम को ऐसे चलाना है, फिर लोकल एरियाज में अपने हिसाब से उन्होंने वेरिएशन किया, जैसे प्लानिंग को अलग थोड़ा वेरिएशन कर दिया, या पकड़ने की कोशिश करोगे तो एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत वेरिएशन करवाया सर, ठीक है। बट बाकी सारी आपको सेम चीजें दिखी, जैसे आज की तारीख में भी चलता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है कि भाई इसको पालन करो, इसको पालन करो, ना, अपने हिसाब से फिर आप उसको थोड़ा बहुत ऑल्टर करते रहे आपकी कंडीशंस के हिसाब से सर, ठीक है। तो वैसी कोई कंडीशंस थी, बट ये पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर आपको डिबेट क्लियर हो जानी चाहिए सर, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है ना, तो इसमें क्वेश्चन आएगा 20 मार्क का आएगा सर, 15 मार्क का आएगा नहीं, ये 10 मार्क का नहीं पूछेगा, 10 में तो नहीं, 15 में शायद अभी भी पूछ सकता है। और the type of government is debatable, है ना। yes हम वही लिखेंगे कि type of government is not clear, might be a central government giving an instruction, or might be some kind of small loose federation of the states interdepending on each other based on the trade and commerce, है ना। might be some kind of village administration or local councils running the show and they had some kind of uniformity or pact which was done, है ना। तो इससे तो बहुत सारे आपके एविडेंसेस मिलेंगे सर, इसके लिए तो बताया, बट हम लिखेंगे जरूर कि एक एग्जिस्ट करती थी अथॉरिटी, वो जरूर से वो पॉइंट तो आना ही चाहिए सर, है ना, कि एग्जिस्ट तो करती थी, कौन था, कैसा था और कंट्रोल कैसा था, उसको लेकर डिबेट होती रहेगी सर, समझे नहीं समझे। तो वो पॉइंट कभी भी अस्वीकार मत करिएगा कि गवर्नमेंट थी नहीं, है ना, क्योंकि काफी मैंने हैशटैग जो क्रांतिकारी बच्चे देखे हैं वो मतलब इतने डिबेट के ऊपर आ जाते हैं, इतने प्रिजुडाइज के साथ चलते हैं, नहीं थी सर, नहीं थी, मैंने तो लिख दो नहीं थी, तो मेरा क्या है सर, ठीक है, नंबर तो फिर आप ही के कटेंगे, क्योंकि देखिए एक कुछ चीजें होती है कि एक प्री एस्टैब्लिश्ड नोशन के साथ चलना पड़ता है कि भाई यार चलो दिशा दिख रही है तो हमको मानना पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री ना बहुत डिबेटेबल है, इट्स वेरी टफ टू टीच, है ना, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट कैन बी काउंटर। अब देखिए इकोनॉमी में काउंटर नहीं कर पाओगे सर, है ना, कि भैया पॉलिटिक्स में बोलोगे कि ये प्रेसिडेंट का पावर है, खत्म हो गया, उसका एनालिसिस कर दिया कि कहां वीटो का मिसयूज होता है, कहां नहीं होता है, खत्म हो गया सर, ठीक है। बट इधर तो आप देखोगे तो इतने सारे व्यू पॉइंट्स आते हैं ना, एक को यहां से देखता है, यहां से देखता है, तो टीचर के लिए भी कठिन हो जाता है सर समझाना और समझना दोनों पॉइंट्स सर, ठीक है। बट अल्टीमेटली फिर एग्जाम भी पास करनी है ना हमको, तो कि भाई चलिए एक नोशन एस्टैब्लिश है सर, उसके ऊपर से ही फिर लिख देंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये तो पॉलिटिकल कंडीशन होगी इनके यहाँ पे कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और मैंने बताया कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ 15 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये 20 मार्कर के अंदर, क्योंकि डिबेट सेंट्रिक जब क्वेश्चन आते हैं ना, व्यू सेंट्रिक आते हैं, तो आपको फिर दोनों पॉइंट्स तो इंक्लूड करने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली आप उसके फेवर में लिखोगे कंक्लूजन के अंदर सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। नहीं कि गवर्नमेंट के बारे में नहीं, लास्ट पॉइंट के अंदर कंक्लूजन में लिखेंगे सर, है ना, कुछ टाइम बाद हमारा खुद का भी व्यू पॉइंट नहीं होता है। देखो वो व्यू पॉइंट में गलती नहीं है, आपका व्यू पॉइंट कब बनता है, जब आप ऐसी 4-5 किताबें पढ़ोगे तब बनेगा ना सर, या ये मल्टीपल सोर्सेस से रीडिंग करोगे तब बनेगा। आज हमारा भी व्यू पॉइंट है हिस्ट्री के अंदर, मैं तो कभी-कभी मैं बताता भी हूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर उसको मैं आंसर के अंदर लिखने के लिए नहीं बोलूंगा सर, है ना। जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा मजा आती है पढ़ाने में भी सर, ठीक है, तो उसमें मुझे काफी सारे व्यू पॉइंट ऐसे दिखते हैं कि जो ऑथर्स के बाहर निकल के मैं अपना बोलता हूं, पर मैं उसको लिखवाने के लिए नहीं बोलता हूं कि उसको मत लिखिएगा, है ना, कि अल्टीमेटली क्योंकि एग्जाम में तो काम का आएगा नहीं सर। मैंने गांधी बापू की आलोचना कर दी, पर स्टैंडर्डाइज्ड नोशन तो यही कहता है कि गांधी बापू थे सर, ठीक है। चलिए तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो वापस आ जाते हैं ना, डिस्कशन समझने के लिए तो जरूरी है ना। देयर वाज नो क्लियर कट एविडेंस बट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सो काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, या शुभज्योति ने लिखा है ना कि एक बैलेंस अप्रोच आप बना सकते हो कंक्लूजन के अंदर, कि ऐसे डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं थे बट इनडायरेक्ट एविडेंसेस स्टेटहुड को दर्शाते हैं सर, ठीक है, समझे नहीं समझे, कि प्रत्यक्ष रूप से हमको राज्य के सीधे हमको प्रमाण नहीं मिलेंगे, पर अप्रत्यक्ष रूप से तो मिलते ही है ना सर, ये सब बात प्रत्यक्ष तो है, और इसी के ऊपर पूरा हाइपोथेसिस बना है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो खैर ये पूरी डिबेट थी, डिस्कशंस थी, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें चली है। 15-20 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी आ सकते हैं, ये डेडिकेटेड बोलेगा कि भाई इसके ऊपर लिख दीजिए कि कहाँ पे स्टेटहुड एविडेंस है, इसमें तो एविडेंसेस हमने आपको डिस्कस भी कराया, और फिर हमने ये सब पॉइंट्स भी लिखे, इनमें से भी एक दो पॉइंट आप टाप सकते हो। चलिए सर, ठीक है।
सिराज अफसर पावर एंड इंग्लिश विद मीर जाफर रिमूव हिम। अच्छा, आपको कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के अंदर लिखा गया है कि सिराजुद्दौला ने पावर कैप्चर किया और मीर जाफर की मदद से अंग्रेजों ने उसको हटाया। अब उसको कौन बताएगा सर कि सिराजुद्दौला कौन सा अलाउद्दीन खान का सर? हाँ ठीक है, तो ये तो कंडीशन है सर, है ना। तो वेस्टर्न हिस्टोग्राफी में तो आप देखिए कि कहाँ वो कुछ भी प्रूव कर देंगे सर, है ना, कुछ भी कर देंगे, बताया तो सही, और हम मान भी लेते थे पहले ना। आज जाके अब प्रश्न हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, हड़प्पा के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो थी इकोनॉमी सर, है ना। अब सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास टुडे, इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि हड़प्पा के अंदर ये पूरा का पूरा जो अर्बनाइजेशन हुआ है, ये अर्बनाइजेशन में ट्रेड एंड कॉमर्स का अपना बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, ठीक है ना। एंड वी हैड यस्टरडे डिस्कस्ड एज वेल कि इनफैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर मास्टरी हासिल करना, उसके ऊपर सरप्लस जाना एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ना, ट्रेड एंड कॉमर्स से ही सामाजिक बदलाव आता है सर। इनफैक्ट आप देखिए कि जितना प्रोग्रेस करोगे ना, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि इससे प्रोग्रेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होगा, इकोनॉमिक एडवांसमेंट होगा सर, तो ऑटोमेटिकली चीजें आती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, दिस लीड टू अर्बनाइजेशन। ओके, तो व्यापार ने इनके यहाँ पे शहरीकरण का निर्माण किया और ये व्यापार के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था सर, ठीक है। तो कल आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर, है ना, तो उसमें आपका ये सेकंड पॉइंट आपको इंक्लूड करना था। मैंने आपको बताया था कि भले उसमें 20 मार्कर में पूछा है कि मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर लेड टू द अर्बनाइजेशन, वो चीज सही है, बट उसके अंदर एक पॉइंट आप डालोगे कि इन स्पाइट ऑफ मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर देयर आर अदर डाइवर्सिफिकेशन व्हिच आर नीडेड बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, है ना, समझे नहीं समझे सिटीज के अंदर। हाँ, सुप्रियो देखते हैं आपके क्वेश्चन को, है ना, सो वो पॉइंट आपके अंदर आने चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं, अभी थोड़ा इनफैक्ट है ना। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच राम केवल, है ना। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट्स। ओके, तो कहानी ये है आर्थिक रूप से। देखिए इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इनको आगे चलाया। अब इकोनॉमी कैसे चलती थी और इकोनॉमी के अंतर्गत किन किन प्रकार के एडवांसमेंट हुए, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और इकोनॉमी बेस्ड अर्बनाइजेशन के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से एक डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल पूछा था, अभी मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, पर कल आपको इसके ऊपर प्रीवियस के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेंगे। पहले टॉपिक निपटा लेते हैं। देखिए 3-4 पॉइंट आपको मिलेगी सर, है ना। रोल ऑफ इकोनॉमी इन अर्बनाइजेशन, जैसे आपको पिछले क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछा था रोल ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट टाइम आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई डू यू थिंक दैट द डाइवर्सिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो उसमें आप लिखोगे कि यस, बट साइमल्टेनियसली द एग्रीकल्चर सरप्लस वाज आल्सो रिस्पांसिबल। समझ में आया कि नहीं है? आप खाली ये जो क्वेश्चन हमने कल देखा था ना, उसमें खाली ये शब्द को बदल दीजिए सर, ठीक है। डिस्कस डिड द मास्टरी ओवर द आर्ट एंड क्राफ्ट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। समझ में आया कि नहीं आपको? एक्ट एज अ लेवरेज फॉर द राइज ऑफ द हड़प्पन टाउन्स, इसको उल्टा कर दीजिए सर क्वेश्चन को। तो फिर आप लिखोगे कि यस इसके फेवर में था, बट इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सरप्लस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोगों को अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होता है तो पहले खाने का तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हाँ, सेल्फ रिलायंस इन फूड हो जाएंगे तब है ना, कि खाएगा भारत तो बढ़ेगा भारत। 1960s में हमने खाना खाया पहले तो, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, फिर खाने पता चला कि यार दूध नहीं मिल रहा है तो फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, फिर पता चला है कि थोड़ा प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो पिंक रिवॉल्यूशन कर दिया सर, फिर पता चला है कि थोड़ा है ना समुद्र वाला थोड़ा और चीजें चाहिए, है ना, तो फिर क्या कहते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन कर दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वही क्वेश्चन जो है उसको आप थोड़ा फ्रेम कर दोगे, रिफ्रेम कर दोगे। इसमें आप 70% इसके फेवर में लिखोगे और 30% या 20% इसके फेवर में लिखोगे सर, ठीक है। पुराना क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के ऊपर था, अगर वो स्पेसिफिक पूछा गया तो 70-80% इसके फेवर में लिखोगे और ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर 20% लिखोगे, वही रेशियो प्लस माइनस कर दोगे, बट एटलीस्ट आपको इसका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके द्वारा आपकी शहरी जीवन का डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है ना। He said every revolution has a base in green revolution. Yeah, every definitely. देखिए सिंपल चीज है ना, आप फूड में सेल्फ रिलायंट बन जाते हो सर, है ना, तो उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं होती पैसा का। और फूड में सेल्फ रिलायंस मतलब जो खाने की चीजों के अंदर एग्रीकल्चर में तभी आप आएगा जब आप सरप्लस बनाते हो। आपकी डेली रिक्वायरमेंट 100 kg की है और आप 100 kg का डेली प्रोडक्शन करोगे तो आप सेल्फ रिलायंट कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि वेस्टेज होंगे, क्रॉप फेलियर्स होने की शक्यता है और कोई चीजें होगी सर। आप अगर डेली रिक्वायरमेंट 100 kg की रखते हो तो आपका प्रोडक्शन 200 kg के आसपास होना चाहिए, तब जाके कहलाएंगे कि भाई हमने डबल कर दिया। और डबल करने के बाद इवेंचुअली अब सरप्लस हो सकता है, वेस्ट होगा या क्रॉप फेलियर होंगे या कुछ गायब हो गया, किसी ने चोरी कर दिया, तो भी हम लोग सर्वाइव और सस्टेन कर पाएंगे सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये पूरी कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है। लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। देखिए इकोनॉमी में 4-5 प्रकार के प्रश्न आएंगे। इनका व्यापार कैसा था, ऑन व्हाट एविडेंसेस वी कम टू नो अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स। इनफैक्ट सिटीज और विलेजेस के बीच में कनेक्शन है ना, रूरल अर्बन इंटरफेस एक प्रश्न मैंने आपको कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था एग्रीकल्चर के बेसिस के ऊपर। व्यापार था, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सारे बनते थे, आपको पता होगा, ब्रॉन्ज, स्टोन, टेराकोटा, स्टीएटाइट, फिर बीड मेकिंग इंडस्ट्री आपको मिल जाती है। तो इनफैक्ट यहाँ से रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते थे सर, है ना, गोल्ड की ज्वेलरी मिली है, सिल्वर की ज्वेलरी मिली है सर, ठीक है। तो इनके शहरों के बीच में कैसे कॉन्टैक्ट हुआ करता था, तो जिसे हम लोग कहते हैं इंटर रीजनल कॉन्टैक्ट सर, ठीक है ना, कि शहरों के बीच में किस किस प्रकार से इनफैक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है और किस तरह से व्यापार हो रहा है। उसके बाद सॉरी इंटर रीजनल मतलब विद इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। और दूसरा आपको देखिएगा इंटर रीजनल या इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट, है ना, बेसिकली हाउ दे ट्रेड विद अदर रीजन्स, है ना। अदर रीजन्स के अंतर्गत मेसोपोटामिया है, मगध है, दिलमुन है। मगध दिलमुन मतलब आज का आपका क्या कहते हैं बहरीन एंड ओमान वाला रीजन सर, ठीक है ना। सो वी सी दैट देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस कि यहाँ पे लोग मगध के साथ, दिलमुन के साथ, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। तो इसके पीछे कौन से एविडेंसेस है सर, ठीक है ना। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है। इनफैक्ट सेंट्रल एशिया के साथ इनके व्यापार, छोटो भाई के बारे में मैंने आपको बताया था सर, ठीक है, उनकी क्या प्रासंगिकता चल रही है सर, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो इज देयर एनी एविडेंसेस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, है ना। तो आपको बोट्स दिख जाएगी, आपको टेराकोटा के ब्लॉक कार्ड्स के मॉडल दिखते हैं सर, ठीक है। हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था, काइंड ऑफ इस प्रकार की सिस्टम भी हम लोग इसके ऊपर जज करेंगे सर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा के यहाँ पे किस प्रकार के इकोनॉमिकल रिलेशंस हुआ करते थे और सिटीज और बेसिकली विलेजेस के बीच में कैसे डेवलपमेंट था सर, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा का जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसमें ग्राम जो रूरल एरियाज थे उन्होंने बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सर, ठीक है, याद रखिएगा। सो वी सी दैट how well the Harappan people had established contacts among each other. What were there any kind of evidences behind that? ठीक। तो याद रखिएगा कि जितने भी शहर है they are known as non-food producing centers। मतलब आप हड़प्पा देख लो, मौजूदा देख लो, लोथल देख लो, धोलावीरा देख लो, कालीबंगन में आपको बीच में ही आपको प्लॉट फील्ड मिल जाता है या बनावली में मिलता है, पर सब जगह पे नहीं मिलता है। We see that majority of the cities were kind of centers of administration, religion, trading, manufacturing, है ना, bead making, ये वो फला ढिमका सर, ठीक है। तो सवाल ये था कि ये लोग खाना कहाँ से लेके आते थे और खाना इनफैक्ट लेके आते थे इवेंचुअली, तो उसके बाद इनका इकोनॉमी के अंदर एडवांसमेंट हुआ सर, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न आएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन दी हड़प्पन सेंटर्स, है ना, कि इनके शहरों के बीच में इंटर रीजनल या इंट्रा रीजनल कॉन्टेक्स्ट कैसे थे। इंट्रा मतलब विद इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सिविलाइजेशन सर, ठीक है, और इंटर का मतलब होता है थोड़ा बाहर की तरफ सर, आउटसाइड द सिविलाइजेशन हम लोग कहेंगे। हम कहते हैं ना कि इंट्रा ट्रेड एंड कॉमर्स, इंट्रा गुजरात है ना, तो इंट्रा गुजरात मतलब गुजरात के अंदर ऐसी कंडीशंस है। सो वी सी दैट इनके शहरों के बीच में क्या कंडीशन थी,
और शहरों का महत्व क्या था सर, ठीक है। तो जो शहर थे दे वर एक्चुअली द पावर सेंटर्स है ना, मैंने अभी आपको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बताया, एंड बिकॉज दे वर द पावर सेंटर्स दे यूज्ड टू लाइक नो रूल लोकल एरिया इन एंड आउटसाइड द रूरल सर्कमफ्रेंस, एंड इन्होंने जो ग्रामीण विस्तार थे सर, ठीक है ना, वो ग्रामीण विस्तार के ऊपर अपना प्रभाव डाला था, वहां से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। कैसे कलेक्ट करते थे? तो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, है ना, समझे कि समझे, एंड सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कैन बी सीन, जहां पे कुछ कुछ जगह पे हमको लग्जरी आइटम्स मिलती है। इनफैक्ट इन्हीं के ही शहरों के अंदर से हमको ये भी पता चल रहा है कि कुछ कुछ इन्होंने आउटपोस्ट बनाए थे जो व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, जैसे छोटूबाई है अफगानिस्तान में, भगत राव गुजरात से नीचे दैमाबाद की तरफ जाते हुए मिलेगा आपको, है ना, साउथ गुजरात में सर, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों आउटपोस्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो मूलतः से आप समझोगे तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये हमको दर्शाता है कि इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के सिस्टम को डेवलप किया गया था सर, ठीक है। और हड़प्पा के अंतर्गत जब हम लोग ग्रामीण विस्तार को देखते हैं और बेसिकली शहरों को देखते हैं तो खुद का अपना रोल प्ले था सर, ठीक है। अब विलेजेस का क्या रोल प्ले था, विलेज क्यों हड़प्पा के शहरों को निर्माण करवा रहे थे? तो मैंने आपको कल बताया कि एग्रीकल्चर पे मास्टरी हुई, सरप्लस हुआ, और सरप्लस हुआ तो जो ग्रामीण विस्तार थे उसके ऊपर ये हड़प्पा के अर्बन एरियाज का पावर था, मतलब हड़प्पा सिटी का पावर होगा या मोहनजोदड़ो का अपने विस्तार में पावर था। तो उन्होंने ग्रामीण विस्तार के जितने भी लोग थे उनकी पिटाई की, कहा कि चलो भाई तुम्हारा सरप्लस दे दो हमको सर, और फिर वहां से बेसिकली ग्रामीण विस्तार से इन्होंने रॉ मटेरियल भी लिया सर, है ना। तो बेसिकली रूरल एरिया से दे वर एबल टू गेट टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज द फूड ग्रेन्स एंड द रॉ मटेरियल्स, और सामने बेसिकली वी सी द हड़प्पन स्टेट प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ आई कैन से सिक्योरिटी टू देम, सम काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन टू देम। समझे, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जब जब कोई अकाल की परिस्थिति आई, कि जब जब किसी ने विदेशी आक्रमण किया, किसी ने अटैक किया होगा सर, ठीक है, तो उनको बेसिकली मदद की होगी सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि विलेजेस एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द हड़प्पन ग्रोथ, याद रखिएगा। और ये क्यों था? क्योंकि हड़प्पा के अंदर जितनी भी टाउन्स के अंदर, सिटीज के अंदर जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, वो चाहे ज्वेलरी हो गई, वो चाहे आपके सील्स मिल गए, वो चाहे आपके रॉ मटेरियल जो भी चाहिए सर ना, कार्मेलिन है, जैस्पर है, लैपिस लजुली है, अगाट है सर, है ना, एमेथिस्ट है, ये जितने भी है वो मूलतः से कहीं पे भी लोकली सिटीज के अंदर अवेलेबल नहीं थे, तो दे वर एक्चुअली प्रोक्योर्ड फ्रॉम द रूरल एरियाज और द आउटसाइड एरियाज, गेटिंग पॉइंट। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट एनी काइंड ऑफ कॉपर टूल्स, स्टोन टूल्स, ये सबके सब हमको दर्शाते हैं कि ये रूरल एरिया से ही आते थे और रूरल एरिया से इनको चलाते थे सर, ठीक है। इनफैक्ट जो लेबर मोबिलाइजेशन है वो भी रूरल एरियाज के द्वारा ही होगा सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड कि द रूरल इकोनॉमी वाज क्वाइट स्ट्रांग, द विलेज कल्चर वाज क्वाइट स्ट्रांग, एंड ये जो विलेज कल्चर के अंदर रहने वाले लोग थे, ये बेसिकली जब हड़प्पन स्टेट के कंट्रोल में आए तो इवेंचुअली इनको कहा गया कि आपको हमारे लिए काम करना है, तो आपको मैन मिलेगा, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा सर, समझ में आया कि नहीं? तो इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे ये लोग खेतरी वाले विस्तार से लेके आ गए सर, है ना। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है ऑथर ने, ये इग्नू के अंदर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने हड़प्पा को इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा कि देखिए आप हड़प्पा की कंडीशन देखिए, हड़प्पा के 300 किलोमीटर का एक रेडियस मारिएगा सर, है ना। इग्नू में एक बहुत बड़ी एग्जांपल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हड़प्पा का एक 300 किलोमीटर का रेडियस मार दीजिए, मतलब उसके आजू बाजू के 300 किलोमीटर के एरिया को आप आइडेंटिफाई करिए सर, ठीक है। और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करके देखिए कि हड़प्पा कहां पे लोकेटेड है स्ट्रेटेजिकली सर, समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिकली हड़प्पा एक ऐसी जगह के ऊपर है, वो जंक्शन के रूप में उन्होंने कहा, और वो हर एक विस्तार से जितने भी रूरल एरियाज थे, वो चाहे नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, एवरीवेयर वी कैन सी कि वो कनेक्टेड था कि नहीं था सर, और वो हर एक जगह से इनफैक्ट चीजें कलेक्ट कर रहा था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जितने भी इनफैक्ट ज्वेलरी है, ये जितने भी स्टोन्स है, जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले, ये हड़प्पा के अंदर लोकली अवेलेबल तो थे नहीं, तो आया था कहां से सर? तो ये बेसिकली कुछ कुछ हिंदू कुश माउंटेन से लेके आए, नॉर्थ वेस्ट से, अफगानिस्तान वाली बॉर्डर से सर, कुछ कुछ आपको राजस्थान से दिख जाएगा, टीन मिलता है, कॉपर मिलता है, कॉपर खास करके आप देखोगे खेतरी से लेके आएंगे, गोल्ड कश्मीर और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टेड थी, टिम्बर आपको पहाड़ी विस्तार में मिल रहा था, और हड़प्पा एक ऐसी लोकेशन पे था जो व्यापार होता था ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक। आपको बेसिकली राजस्थान की तरफ आना है, आपको हरियाणा की तरफ आना है, राखीगढ़ी जाना है या गुजरात आना है, यू विल ऑलवेज कम बाय हड़प्पा, आपको सिंध जाना है, यू विल ऑलवेज कम बाय हड़प्पा सर, गेटिंग पॉइंट। ये चीज दर्शाती है कि हड़प्पा का अगर 300 किलोमीटर का अगर आप एक रेडियस मार दो उसके आजू बाजू में से, तो वहां पे हमको बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं जहां से नेचुरली अलग अलग प्रकार की चीजें प्रॉपर कर रही है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट गोल्ड हमको टोकन रूप में मिलेगा, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर, है ना। गोल्ड बहुत लिमिटेड कोलार से मिलता है, बट वी सी दैट मेजॉरिटी जो हमको हड़प्पा के ऊपर वाले रीजन्स के अंदर हमको मिलता है, उसमें वी कैन इजीली से दैट यहाँ पे इनके रूरल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ही, और रूरल विलेजेस जो ग्रामीण विस्तार है उसके ऊपर हमको डिपेंडेंस मिल जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट। एक्सिस्टेंस ऑफ ग्रेनरी हड़प्पा में खेती तो डायरेक्टली होती नहीं थी, तो ये गांव से ही आता था सर, ठीक है। यही हड़प्पा के रूलर्स फिर गांव में ग्रेन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। वी फाइंड कि आपको जब रीडिस्ट्रीब्यूट करना था, व्यापार करना था, तो बेसिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन बनाना पड़ा। इनके ज्यादातर सिटीज या इवन आप विलेज सेटलमेंट्स भी देखोगे तो वो फर्टाइल प्लेन्स के ऊपर ही है, तो सिटी के 40-50-100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको चीजें मिल जाएगी सर, ठीक है। सो वी सी दैट द विलेजेस कंट्रीब्यूटेड टू द अर्बनाइजेशन, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि विलेजेस कंट्रीब्यूटेड मल्टीपल वेज, एंड वी सी द सेंटर्स वर लोकेटेड इन सच अ वे कि ग्रामीण विस्तार उसके आजू बाजू में मिल ही जाएगा आपको। आज के शहर में भी आपके घर में दूध आता है, आपके घर के अंदर दही आता है, आपके घर के अंदर सब्जी आती है सर, एवरीथिंग एक्चुअली इज प्रोवाइडेड बाय द रिमोट एरियाज आउटसाइड द सिटीज। शहर के बाहर के जो सेमी रूरल या सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, जो कंटिन्यूइंग कल्चर में चलते हैं सर, ठीक है ना, वो अभी भी दिखते हैं आपको, दिखेंगे सर। आपके घर में जो सब्जी आती है ना, सब्जी आती है, वो सब्जी आपके शहर से 40-50 किलोमीटर के रेडियस से आती है। मुझे पता है कि मेरे घर में कहां से सब्जी आती है सर, ठीक है। एक्जैक्टली 100 किलोमीटर टुवर्ड्स यदि राजकोट हाईवे जाओगे, राजकोट कहां का हाईवे जाओगे, विरमगाम वाले रीजन में खेती होती है, यहाँ सानंद वाले रीजन में खेती होती है, थोड़ी इस साइड में खेती होती है सर, ठीक है। वही ट्रक फार्मिंग का कांसेप्ट आपको दिखेगा सर, ठीक है। तो यही चीज आपको हड़प्पा के अंदर भी मिल रही थी, तो वहां से लेबर भी आता है सर, है ना। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर आप देखोगे तो अहमदाबाद के बाहर की आउटस्कर्ट्स के एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां से लेबर भी आ गया, तो मैन मटेरियल दोनों मिल जाएगा सर, समझे। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे दिखेगी, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ कंडीशंस थी, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और इनके विलेज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंस, गेटिंग पॉइंट, है ना। और इन्हीं बेसिस के ऊपर इन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए। ये टूल्स में आप देखोगे तो ब्रॉन्ज के टूल्स बनाए, स्टोन के टूल्स बनाए, सील्स बनाए, इन्होंने अलग अलग प्रकार के पॉटरी डेवलपमेंट की सर, और फिर अलग अलग रीजन से इनके कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हो गए थे सर, ठीक है। अब ये बेसिकली आप देखिए कि इन्होंने बैंगल्स बनाए और इन सब का व्यापार करते थे, एक्चुअली दे वर ऑल ट्रेडिंग एंड दे वर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दिस टूल्स, है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग शहरों के अंदर होता था,
मैन्युफैक्चरिंग शहरों में होता था, व्यापार फिर समुद्र के रास्ते या जमीन के रास्ते से हो जाता था। पर प्रश्न ये था कि बेसिकली रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आएंगे। अब ब्रॉन्ज बनाना है तो टीन और कॉपर चाहिए सर। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि इनके ज्यादातर सेंटर्स के नजदीक में आपको कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो पा रहा था सर, ठीक है। इनफैक्ट आप समझिए कि खेतरी मैंने अभी आपको बताया सर, है ना, जो राजस्थान के अंदर है, गणेश्वर जोधपुर कल्चर उसके नीचे की साइड के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से कॉपर मिल रहा था सर, ठीक है। सो ये वो लोग थे जो मूलतः से हड़प्पन के समकालीन थे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक टॉपिक हमारा बाकी है कि द कंटेम्प्रेरी कल्चर्स रिलेटेड टू द हड़प्पन, है ना, कि जब हड़प्पीय संस्कृति का विकास हो रहा था उनके समकालीन छोटे छोटे संस्कृति और कल्चर्स भी थे सर। तो बेसिकली हड़प्पा की इनके साथ कॉन्टेक्स्ट थे कि नहीं थे सर, मैं कहूंगा जरूर से थे सर, गेटिंग अपॉइंट। ये चैल्कोलिथिक कल्चर से काइंड ऑफ आप देखोगे तो सेमी नोमैडिक कल्चर्स हमको मिलेंगे। हड़प्पन के इनके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहे होंगे, मोस्ट प्रोबब्ली इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आज की तारीख के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे जहां लोग इंटरेक्ट करने से टालते हैं, मतलब कहेंगे किसी और के थ्रू बात। आप ग्रामीण विस्तार में चले जाइए और आप शहर से बाबू लिखोगे तो गांव वाले कहेंगे कि इनके साथ बात नहीं करनी सीधी, ठीक है। तो ये तो मैं आज से 4500 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो मोस्ट प्रोबब्ली इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट मिलेंगे। बट या वी सी द नेबरिंग कल्चर्स हैड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हड़प्पन्स। दे गॉट कॉपर फ्रॉम बलूचिस्तान। इनफैक्ट कॉपर खेतरी से भी मिलता था, बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अफगान बॉर्डर में। एक्चुअली शोटुगाई एक कॉलोनी के रूप में थी और वेरी वेल डेवलप कॉलोनी थी। इनको पता था कि हमको वहां से बहुत सारी चीजें गेन करनी है शोटुगाई से सर, और इसके लिए वहां पे एक ऐसा तंबू डाल के नहीं रहे थे, वहां पे इरिगेशन की सिस्टम बनाई, वहां पे इन्होंने अपना को एस्टैब्लिश किया, छोटा सेटलमेंट था। बट इनको पता था कि हम वहां पे रहेंगे परमानेंट, 6 महीने हमारे व्यापारी जाएंगे और वो यहाँ पे रहेंगे सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो ये भी चीज हमको यहाँ से मिल जाएगी। वी ऑल्सो फाइंड कि गोल्ड हमको मिलता है, कश्मीर से भी कुछ मिलेगा, कोलार से मिलेगा। अब कोलार में मिलेगा मतलब ये है कि हड़प्पन्स ने नियोलिथिक कल्चर जो दैमाबाद के कल्चर्स हुआ करते थे जुड़ गए, उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट की थी, इनडायरेक्टली उनके साथ सबंध बनाया सर। अफगानिस्तान ईरान वाले रीजन से इनके साथ व्यापार होते थे, ये बाकी सारे आउटपोस्ट बनाए, लीड ये लोग लेके आए। अब लैपिस लजुली करके स्टोन मैंने आपको बताया सर, है ना, लैपिस लजुली स्टोन बड़क्शन में मिलता है, वही बड़क्शन जहाँ पे एक टाइम के ऊपर हुमायूं को गवर्नर बना के आया था बाबर सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि नॉर्थ वाला रीजन है सर, ठीक है। अभी तो वहाँ पे ये बखन और ऊपर वाला रीजन आपको मिलेगा सर, ठीक है। सो वील सी दैट ये वहां से लेके आ रहे थे, तो ये दर्शाता है कि इनके पास रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट की टेक्निक्स थी। टर्कोइज मिलेगा आपको, है ना, जेड है, पत्थर का प्रकार है जिसे लोग बीच बनाते थे। सौराष्ट्र के अंदर से चीजें मिली है, सी शेल्स आपको शंख मिले हैं सर, ठीक है। आपको चर्ट मिलेगा, चर्ट इज अ काइंड ऑफ स्टोन टूल ओनली सर, ठीक है, जो सिंध के अंदर से मिल रहा है सर, है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से वी सी कि इनके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट अपने खुद के एरिया में थे नहीं। एंड दिस थिंग शोज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस वेयर द हड़प्पन्स ट्रेडेड। इसमें आपका थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी होता था, मेसोपोटामिया में से भी कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा था सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। सो वी सी दैट ये ईरान वाले रीजन हम लोग लिख सकते हैं टर्कोइज को सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि सेंट्रल एशिया ईरान वाले रीजन के हम लोग लिंक अप कर देंगे। देखो ये सब चीजें दर्शाती है कि हड़प्पन्स की रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट अपने इंटरनल एरियाज में भी थी और मैं कहूंगा कि एक्सटीरियर एरियाज में भी थी, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनको पता था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है। और रॉ मटेरियल हम लोग कहां से लेंगे कि अपने आजू बाजू के टाउन्स और विलेजेस से तो लेंगे ही, बट दूर दराज में भी लेंगे। तो एक तो हड़प्पा के आजू बाजू में और फिर दूसरा दूर दराज का विस्तार हो गया। ये दूर दराज में नीचे की तरफ चले गए, इधर की तरफ चले गए, इधर की तरफ चले गए, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो मैं आपको बताया ना कि इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल दोनों प्रकार की चीजें मिल जाती है सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। एंड दिस थिंग शोज कि ये जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है ये भी कोई एक अथॉरिटी को ही कहीं ना कहीं से दर्शाएगा। अब देखिए हड़प्पन्स का एक्चुअली में इनफैक्ट इनके साथ रिलेशन कैसा था वो हमको नहीं पता। एक बार क्वेश्चन आ चुका है सर, ठीक है। कल मैं आपको उसको क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा कि कंटेम्प्रेरी कल्चर्स के साथ इनके इंटरेक्शन के बारे में बताइए, है ना, कि डिस्कस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द कंटेम्प्रेरी कल्चर्स दैट एक्जिस्ट इन द हड़प्पन पीरियड और इनके संबंध कैसे हुआ करते थे सर, ठीक है। सो वी सी दैट इनका एक्चुअल मैकेनिज्म हमको पता नहीं था क्योंकि हर एक कम्युनिटीज की अलग अलग लाइफस्टाइल थी। बट वी सी दैट यहाँ पे जो फार फ्लंग एरियाज थे इनके साथ इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे, और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ज्यादातर ऐसा ही होगा कि जो मर्चेंट्स ने आउटपोस्ट बनाए थे। एक्चुअली भगतराव है, दैमाबाद है, ये शोटुगाई है, मंडा भी मोस्ट ऑफ द आउटपोस्ट के, मंडा तो थोड़ा वेल डेवलप सेंटर था बट आउटपोस्ट के रूप में यूज किया गया होगा। और हड़प्पा के व्यापारी वो पेस्टोरल लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करते थे। पेस्टोरल लोग मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, जो बंजारे की तरह एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे और इनकी मदद से इनफैक्ट इन लोगों को चीजें मिला करती थी। तो ज्यादातर आप देखोगे तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के बेसिस के ऊपर इनकी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। इन्हीं सिविलाइजेशन के अंतर्गत आपके कॉन्टेक्ट का निर्माण होता है। इनफैक्ट जो आउटसाइड द सिविलाइजेशन इनके इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे, बट विद इन द सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो जहां पे इनका पूरा कमांड सेंटर था, जहां पे इनके यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी, वहां पे इनके डायरेक्ट एविडेंसेस मिलते हैं। डायरेक्ट एविडेंसेस का मतलब क्या है सर, ठीक है। वी विल सी दैट इनके शहरों को यहाँ पे गवर्न करने के लिए एक अथॉरिटी तो थी, बट वेट्स एंड मेजर्स का भी हमको एविडेंसेस मिलता है। दिस थिंग शोज समथिंग कॉल्ड एज रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, कि आप जो चीजें बना रहे हो, आपने इनफैक्ट है ना ये हड़प्पन वेट्स एंड मेजर्स को देखा होगा, इस प्रकार से आपको दिखेंगे सर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्यूब्स के रूप में आपको मिलता है सर, ठीक है। चर्ट के स्टोन्स मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो ये चीज दर्शाती है कि विद इन द सिविलाइजेशन दे हैड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना, एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी जो उनको गवर्न कर रही थी। तो ये भी अथॉरिटी को ही दर्शाता है। दिस थिंग आल्सो शोज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी और वी कैन से कि प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ लाइक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो चर्ट है, लाइमस्टोन है, क्यूबिकल शेप के अंदर आपको इसके अंदर वो दिखेंगे और इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन था। तो ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे 1 2 4 8 64 या कहीं कहीं पे मल्टीपल्स के अंदर है ना 16 3 20 6 40 इस प्रकार के मल्टीपल्स दिखेंगे। सील्स एंड सीलिंग्स आपको कॉमन दिख रहे हैं सर, ये भी रेगुलेशन ऑफ ट्रेड दर्शाता है। और जब आप सीलिंग लगाते हो तो दिस थिंग शोज कि आप ओनर हो और आपने उसको थप्पा मार के दिया है। इनफैक्ट आपको धोलावीरा के अंदर आपने देखा होगा कि वो रिजर्वर है, रिजर्वर के अंदर एक पिलर मिला है और उसका जो पिलर है उसके ऊपर हमको क्या मिल रहा है, वी सी सम काइंड ऑफ मार्किंग्स, है ना। तो ये मेजरमेंट को दर्शाता है लेंथ की, और इस प्रकार की मेजरमेंट के कुछ पिलर्स आपको दूसरी जगह के ऊपर भी मिले इंस्क्रिप्शंस के रूप में सर, ठीक है। तो विद इन द सिविलाइजेशन द एविडेंस वाज वेरी मच क्लियर और वो रेगुलेटेड होता था। रेगुलेट होने का मतलब ये है कि उसको चलाने वाली कोई ताकत थी। आउटसाइड द सिविलाइजेशन मोस्ट ऑफ द बार्टर होता होगा, यहाँ पे भी बार्टर था बट रेगुलेटेड बार्टर था सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो वी गेट मल्टीपल एविडेंसेस। यही एविडेंसेस के रूप में मैंने आपको बताया कि हड़प्पन्स ने अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बनाए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उभर के आए सर, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में आप लिख सकते हो चानोदरो है, आप लिख सकते हो लोथल है, आप लिख सकते हो अल्हादिनो है, आप लिख सकते हो कोट डीजी जो पॉटरी के लिए पहले बहुत फेमस हुआ करता था, आप लिख सकते हो बेसिकली बालाकोट है, आप लिख सकते हो नगेश्वर है सर, ठीक है। ये सब ऐसी लोकेशंस थी जहां पे मल्टीपल एविडेंसेस मिलते हैं फैक्ट्री साइट्स के रूप में, है ना। आप सुट्टाजेंडर और सुट्टाको को लिख सकते हो, स्पेशलाइज्ड सेंटर था जो मकरन के समुद्र किनारे के ऊपर सर, ये सुट्टाको है सर, ठीक है। ये मकरन के समुद्र किनारे के ऊपर इसको बनाया गया था जस्ट टू ट्रेड विद द पर्शियन गल्फ, है ना, पोर्ट सिटीज के रूप में। लोथल भी इसी के अंदर से आपका डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो वी सी मल्टीपल सेंटर्स जो एक आर्टिजन ग्रुप को दर्शाते हैं एंड वी कम टू नो दैट ये फैक्ट्री साइट्स के रूप में बने थे। इसमें आपके सोशल क्लासेस अलग अलग रहते होंगे, अपनी सोसाइटी के ऊपर आएंगे हम लोग, तो वी सी दैट मल्टीपल
मल्टीपल आर्टिजन ग्रुप्स एग्जिस्ट, कोई सोनार का काम कर रहा था, कोई लोहार का काम कर रहा था, कोई कुम्हार का काम कर रहा था, पॉटरी का काम कर रहा था सर, ठीक है ना। हमको वर्कशॉप्स मिला है, बालाकोट के अंदर हमको शेल मेकिंग वर्कशॉप मिला है, लोथल के अंदर मिल पाया है, हड़प्पा के अंदर मिल पा रहे हैं। वी सी दैट सिल्वर की ज्वेलरीज मिली। अब सिल्वर टेक्निकली आपको भारत में मिलता ही नहीं था उस टाइम पे हड़प्पा के अंदर, सिल्वर वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, है ना, समझे नहीं समझे। तो ये सब चीजें हमको दर्शा रहा है कि भाई ये लोग कहीं और से प्रोक्योर करते थे और अपने यहाँ पे सेंटर्स को बनाया करते थे, और ये सेंटर्स में बना के फिर इंटर ट्रेडिंग भी करते थे और एक्सटर्नल ट्रेडिंग भी करते थे। स्मार्ट लोग हैं ना सर, रॉ मटेरियल कहीं और से लेके आओ, प्रोडक्शन अपने यहाँ पे करो और बेचो मेसोपोटामिया वाले को। आज का चाइना करता है वैसा काम किया इन्होंने सर, ठीक है ना। जापान, चाइना खास करके करता है ना, रॉ मटेरियल पूरी दुनिया से उठाता है और फिर अपने वहाँ पे पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी, उसका फायदा उठाता है। काम करो सब फैक्ट्री के अंदर और फिर प्रोडक्शन किया और फिर चिपका दिया बाकी सबको, खुद प्रॉस्परस बन गया और एक दिन ठीका तो आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई सर, ठीक है। गजब का है ना सर, सीखिए सर, हड़प्पन से सीखिए। आप कितने पावरफुल थे सर, हमारे एंटीसीडेंट्स को मिटाने की कोशिश की जा रही है ना। हमारे एंटीसीडेंट्स ये हुआ करते थे कि पूरी दुनिया से लेके आप देखिए, और आज से 4500 5000 साल पहले अफगानिस्तान जाके व्यापार करने वाले लोग हैं ना, कितने साहसिक लोग होंगे सर। आज भी लोग अफगानिस्तान नहीं जा पा रहे, कतराते हैं कि नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, है ना, कि भाई वहां पैर नहीं रखने हमको सर। हाँ, ये सोटुगाई के साथ ट्रेड आउटपोस्ट बनाने वाले लोग हैं सर, ठीक है। साहसी लोग हैं यार, बहुत साहसी लोग थे यार, समुद्र में व्यापार कर रहे थे सर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। हाँ, पायरेट्स ऑफ द अरेबियन सी, आरोप लगाता है ना अपना खलीफा उमैद खलीफ मोहम्मद बिन कासिम, कहता है कि राजा दाहिर ये देबुल करके समुद्र किनारे के ऊपर हमारे अरब शिप्स को यहाँ परेशान किया जा रहा है, भारतीय और हिंद के जो पायरेट्स हैं उनके द्वारा सर, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि शायद वहाँ पे हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग नेवी हुआ करती थी, इसके लिए उनको परेशान किया, क्योंकि बाहर वाला आएगा तो खुद ही स्वीकारेंगे। चलिए, तो बहुत सारे इनके यहाँ पे ट्रेडिशंस मिले सर, है ना। ट्रेडिशंस में सील्स मिल गए हैं, आइवरी कॉम्स मिले हैं, है ना, कंघी करने के लिए हमको छोटे छोटे पिन्स मिले हैं। तो यू फाइंड मल्टीपल टूल्स वर मेड। ये जितने भी टूल्स बन रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा था, लेबर यहाँ का था। और दो चीजें हमको पता चलती हैं। पहली चीज पता चल रही है कि यहाँ पे लेबर को एक ट्रेनिंग मिलती थी सर, है ना। एंड इनफैक्ट मेसोपोटामिया में तो देयर आर एविडेंसेस ऑफ स्कूल्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड। हड़प्पा में स्कूल के एविडेंसेस नहीं है, बट माइट बी पॉसिबिलिटी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो आर्टिजन्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये आर्ट फॉर्म को पास ऑन करते थे सर, ठीक है। इसके लिए एक लेगेसी के रूप में मिला है। और हड़प्पन में भी कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लेटर हड़प्पन में मिले हैं, आपको मैच्योर हड़प्पन के अंदर भी मिल जाएगा सर, ठीक है। आयरन के डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, सिवाय कि गुजरात में कुछ जगह पे आयरन स्मेल्टिंग की बात की गई है, बट वो आयरन एक्चुअली बाहर से इंपोर्ट हुआ है। तो गुजरात में भी ट्रेडिशनली लोहा नहीं मिल रहा है सर, ठीक है ना। गुजरात में भी ट्रेडिशनली आप देखिए, गुजरात में नेचुरली कहाँ आयरन मिलता है, मैं तो पता नहीं, गुजरात की भूगोल काफी साल हो गए मुझे पढ़े, दिखा नहीं मुझे कहीं पे सर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कहीं बाहर से आ रहा है सर, समझे नहीं समझे, तो दूर वाले विस्तार से। अब इनके गुजरात वाले लोगों के सेंट्रल इंडिया के साथ सीधे संबंध तो डायरेक्ट मिल नहीं रहे हड़प्पन पीरियड में, तो मोस्ट ऑफ मेसोपोटामिया कहीं और से उठा के लेके आए हो सकता है सर, इन्होंने ये चीजों का निर्माण किया होगा सर, गेटिंग अपना इंपोर्टेड चीजें मिल जाएगी। खैर, तो ये तो आपकी हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट की बात होगी। और ये कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत बेसिकली ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, उसके कारण अर्बनाइजेशन हुआ। तो पहला चीज आपको अर्बनाइजेशन का एक फैक्टर समझ में आया कि हाउ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, हाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट्स, हाउ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द विलेजेस एंड पर्टिकुलरली द कॉन्टेक्स्ट विद द रीजनल कल्चर्स लेड टू द अर्बनाइजेशन। तो एक अर्बनाइजेशन का एक थीम ये भी है कि इकोनॉमी सेंट्रिक अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है सर, ठीक है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, वो है कि इनके व्यापार कहाँ कहाँ पे हो रहे थे सर, है ना। और व्यापार के अंतर्गत इंटर रीजनल ट्रेड, मतलब हड़प्पा के बाहर भी किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट आपको, इसमें भी स्टेट के देखो, स्टेट एविडेंस सब जगह पे मिलेंगे सर, है ना। एविडेंस ऑफ स्टेट विल बी फाउंड इन ईच एंड एवरी रीजन, है ना, उसकी चिंता मत करिएगा सर, तो सब जगह पे मिल जाएंगे। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट आपका आता है इंटर रीजनल ट्रेड, मतलब व्यापार बाहर कहाँ कहाँ पे हो रहा था, एक्सटर्नल ट्रेड कहाँ कहाँ हो रहा था और उसके एविडेंसेस कहाँ मिल रहे हैं सर। अब देखिए, ये एक क्योंकि इंटरनल ट्रेड तो यहाँ पे था, उसमें कोई प्रश्न नहीं था, वो तो बहुत हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट थे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया, मतलब एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन कहता है कि भाई बहुत बड़ा व्यापार था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हड़प्पा की बहुत सारी वस्तुएं मेसोपोटामिया के अंदर मिली है, पर मेसोपोटामिया की वस्तु हड़प्पा के अंदर बहुत कम मिलती है, समझ में है कि नहीं है। तो व्यापार दो तरफी होता है, ये हम चाइना वाला काम कर रहे थे, है ना, समझे नहीं समझे, कि भारत के अंदर चाइना की बहुत, मतलब आप देखोगे तो हर आपके घर के अंदर मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, यहाँ मेरे स्क्रीन में पढ़ा रहा हूँ मेड इन चाइना, है ना, वेबकैम है मेड इन चाइना, ये पेन टैबलेट है मेड इन चाइना सर, ठीक है। बट भारत की वस्तु चाइना के अंदर ढूंढने जाओगे तो इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं मिलती है सर। आप बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू या और भी बड़े सेंटर्स को छोड़ दीजिए, खास करके उसके ईस्ट कोस्ट के, आप अंदर की तरफ जाओगे आपको यू नॉट फाइंड अ सिंगल इंडियन रेस्टोरेंट, है ना। वो 5-10 बड़े सिटीज है, 15 सिटीज है, बड़े बड़े सेंटर्स जहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाती है, मतलब एटलीस्ट यू कैन ईट एडिबल फूड, है ना। तो बाकी और कुछ नहीं मिलता है, रेस्टोरेंट ही एक अल्टीमेट है सर, जो इंडियन है। इंसान तो मिलते नहीं इंडियन सर, है ना, बट कुछ कुछ जगह पे रेस्टोरेंट्स खोलिए, क्योंकि बिजनेसमैन और ये लोग आते रहते हैं। खैर, तो बहुत कम है ना चाइना में इंडियंस, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। एक्चुअली मैं 10 साल पहले एक हमारे चाइनीज मतलब कैंटनीज और मैंडरिन भाषा सिखाने के टीचर थे, उनसे मिला था। आई वाज थिंकिंग ऑफ एनरोलिंग इन अ कोर्स, मैं ट्रेडिंग वेडिंग करता था तब की बात है। तो मैं उनको मिला और फिर कुछ बातें हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप व्यापार कर रहे हो और आपका ट्रैवलिंग होता है तो यू शुड लर्न चाइनीज लैंग्वेज, है ना। मतलब भाई मैंड्रिन सीखो या कैंटनीज सीख लीजिए। उसमें मैंड्रिन उन्होंने मेन बताया था, क्योंकि मैंड्रिन ज्यादातर चाइना में बोली जाती है, क्योंकि काफी फर्क पड़ता है सर, क्योंकि उनके कल्चर को आप समझ पाते हो सर। और फिर उस टाइम पे तो 10 मतलब काफी 11-12 साल हो गए होंगे सर, ठीक है, भटक रहा था इधर उधर। तो उस समय चाइना का ग्रोथ हो रहा था, मतलब आप पकड़ के लिए, ये जस्ट ओलंपिक्स के बाद की बात है, 2008 के बाद की बात है। और मैं थोड़ा ग्रो कर रहा था, वो वेंचरिंग है ना, रास्ते ढूंढ रहा था, मैं फेल हो रहा था ना इंजीनियरिंग में, तो फेल होते फिर कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए सर। तो इसी के चक्कर में फिर एक टीचर से मिला, और वो चाइनीज खाली मैंड्रिन और कैंटनीज दोनों सिखाते थे। तो उन्होंने कहा कि द नेक्स्ट डिकेड विल बी ऑफ चाइना। तो उस टाइम पे तो अपन क्या थोड़े इमैच्योर होते हैं ना, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, आपकी इसका था कि क्या है, मास्टर कुछ भी बोलता रहता है ना, ये ओलंपिक करने के बाद। और कहा कि सीख लीजिएगा, अगर व्यापार करने का प्लान कर रहे हो, ये वो फराडी। तो मैं कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम थोड़ा देख रहा था उस टाइम पे, चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो फिर तब मैंने ग्रांटेड ले ली थी। अब मेरे साथ एक दो बंदे थे जो ये चाइना से थोड़े सीरियस हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, विल वेंचर आउट, है ना। तो दे लर्न दी दोनों भाषा सीखी, कैंटनीज भी सीखी, मैंड्रिन सीखी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एंड नाउ दे स्टे अराउंड 6 to 8 मंथ्स इन इंडिया, और 3-4-6 महीने फिर बाहर रहते हैं सर, ठीक है। एंड वो बाहर वही चाइना के रूरल मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं और इंडिया में फिर मार्केट बेचते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, एक्चुअली यहाँ के कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो अब उनको बहुत फायदा मिल रहा है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे, क्योंकि तब उभर के आ रहा था चाइना, समझे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। खैर देखिए, एक होता है व्यापारी गुण, समझे कि नहीं समझे। अब मैं क्या फेल होता था इंजीनियरिंग के अंदर, तो बीच में एक ऐसा फेज आ गया था जहाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया था।
क्योंकि मैं मेरी बैच जो थी उससे 2-3 साल मैं पीछे चला गया था बिकॉज ऑफ माय कंटिन्यूअस फेलियर्स। तो फिर मुझे वो मन में भी आता था कभी-कभी यार कि मैं पैसा कमा लूँ, 2 पैसा कमा लूँ कहीं से भी, है ना। और गुजराती थोड़ा स्पिरिट भी है, माइंड भी वैसा है। तो फिर मेरे फैमिली के अंदर कुछ लोग व्यापार धंधे में थे, तो काफ़ी लोगों ने सजेशन भी कर दिया कि भगवान लोगों ने काम धंधा पैसा कमाए कि चलिए जरूरी है। सो फिर आई वाज वेंचरिंग आउट, है ना, समझे। तो उसी के चक्कर में ये फील्ड में चला गया सर, समझे। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, थोड़ी बहुत सीखी, ज़्यादा तो नहीं रहा, बट अच्छा लगा हमको भी कि भाई क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाया क्योंकि ये यूपीएससी करने का मोटिवेशन था पीछे-पीछे, क्योंकि बाहर जाता था तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी, वो मुझे ग्रीन चैनल सर, ठीक है। तो एक बार हम लोग उतरे मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं पे, और फिर हमारे साथ एक इंडियन डिप्लोमेट्स है, आगे बिजनेस क्लास में बैठे थे, तो इकोनॉमी में बैठा था। और मुझे उतना पता था कि उनका पासपोर्ट अलग होता है, हमारा तो ग्रीन ब्लू कलर का होता है ना सर, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि यार उनका रेड पासपोर्ट होगा सर, है ना, तो वो निकल जाएंगे। और फिर इमिग्रेशन की लाइन में डिप्लोमेट की लाइन अलग होती है, तो हम लोग को तो बैग लेके वीजा लेके खड़े रहे 1-1.5 घंटा, और वहां से डिप्लोमेट निकल रहे, तो एग्जैक्ट इमिग्रेशन के बहुत सारे काउंटर होते हैं ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं जो काउंटर पे खड़ा था उसके बाजू में ही इनका काउंटर था डिप्लोमेट्स का। तो एक इंडियन डिप्लोमेट निकल गया, मैंने बोला ये बड़े साहब लगते हैं, तो उतना पता था फॉरेन सर्विसेज के, तो फिर मोटिवेशन मिलता रहता था कि नहीं करेंगे, फिर चलिए। तो लेट मी कम बैक, ओके। व्यापार की बात कर रहा था कि क्या है, देखिए स्ट्रगल करो सर, है ना, यू नीड टू कीप हसलिंग, ओके। यू कैन नॉट स्टॉप एनीवेयर, है ना। आप जो भी कर रहे हो सर उसमें पुश करते रहो अपने आप को सर, ठीक है। मैं फिर उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू किया, स्टार्टेड टीचिंग साइमल्टेनियसली, ना मैं कुछ करता रहता था कॉलेज के बाद। और फिर जब मैं मास्टर्स में आया तो मैंने उल्टा-सुल्टा फिर और थोड़ा पुश किया सर, ठीक है। तो फिर उसके बाद देन आई पेड फॉर द सिविल सर्विसेज, है ना। तो फिर सिविल सर्विसेज में फिर स्टेट सर्विसेज, उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ कि उम्र बहुत चली गई, किसी ने कहा कि बैकअप ले लो, तो फिर स्टेट सर्विसेज के लिए बैकअप ले लिया। पर उस टाइम पे पढ़ाना काफी सेट हो गया था, तो मुझे लगता था कि यार पढ़ाना ही सेट हो रहा है तो पढ़ाने दो सर, ठीक है। तो फिर बाकी सब कुछ छोड़ दिया। तो जब मैंने छोड़ा ना सर, तब मेरे एज अटेम्प्ट सब कुछ बाकी थे, मतलब, और मैं अपने पीक के ऊपर छोड़ रहा था ये तैयारी को, क्योंकि काफी लोगों को पता था कि इसके पास कमांड है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा बोलना भी जानता है, लिखना भी जानता है। तो वन ऑफ माय सीनियर्स इन सर्विस, वो कहते हैं कि क्यों छोड़ रहे हो? मैंने बोला कि नो सर, आई एम सैचुरेटेड, ओके। मतलब मेरा सैचुरेशन आया, आई वाज फैसिनेटेड इनिशियली, बट आई रियलाइज कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, सो आई टीच ओनली, ओके। तो बहुत कहानी है सर, है ना, कभी बाद में बात करेंगे, चलिए सर, ठीक है। तो मैं मर्जी से आया हूं, मैंने बताया ना सर, मर्जी से आता है ना जो बंदा काम करता है ना मर्जी से, वो रगड़ के वो आगे चलेगा सर, है ना। वो प्लस सक्सेस प्लस माइनस होती रहेगी, उसकी चिंता मत करिएगा, मॉनेटरी प्लस माइनस होगा, कभी-कभी आपको लगेगा कि स्टैग्नेट्स हो गया, पर वो तो 1-2 दिन की बात है, बट इवेंचुअली यू विल सेल थ्रू इट, ओके। अब भूखे नहीं मरोगे, है ना, समझे कि नहीं समझे। उस दिन गुरुजी का भी इनफैक्ट एक सर ने मेंटरशिप के अंदर एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन था, तो उसमें बेसिकली वो लड़का पूछता है कि सर क्या होगा, है ना। तो वो पंचर नहीं काटोगे आप, सिंपल है ना, आप कहीं पे कोई मैकेनिक का काम नहीं करोगे, भीख नहीं मांगोगे, ठीक। आपके पास इतनी क्वालिटीज डेवलप हो जाएगी, आप कहीं पे भी चले जाओगे सर, मीडिया में चले जाओगे। आप देखिए जितने भी टॉप मोस्ट आज के पत्रकार है ना, जो भी हिंदी मीडिया, इंग्लिश मीडिया के, ज्यादातर सिविल सर्वेंट एक्सपीरियंस रहे हैं, यू सी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। मेजॉरिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट, आप उनका इतिहास देखिए 90s में 80s में, एक टाइम के ऊपर ये सब के सब लोग इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे सर, समझे। तो उनको कहां से भी लेके गए सर। इनफैक्ट आई यूज्ड टू वर्क विद रीजनल मीडिया एज वेल एज एन एनालिस्ट, ओके, पॉलिटिकल एंड आईआर वाईआर सेंटर। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं जाना, क्योंकि टीवी पे डिबेट करवाते लड़ाते हैं ये लोग सर, ठीक है। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये एक तो अपने नाम का फुटेज खाएगा, और मैं थोड़ा मुंह बुला भी हूं, तो मैंने कहा कि खाली खोटी फिर आग लगेगी यंग एज के ऊपर, है ना, अपना पढ़ाने का काम ज्यादा ठीक रहेगा, चलिए सर, ठीक है। दंगे करवाएंगे वाला। तो स्टिल रिमेंबर कि 2 पार्टी के प्रवक्ता थे, उन दोनों को मैंने झगड़वाया था, मतलब थोड़ी हो गई थी हमारी बहस, तो सनातनी ज्यादा हो गई थी। चलिए लेट मी कम बैक, ओके। क्या कहानी है इंटररीजनल ट्रेड की। देखिए इंटररीजनल ट्रेड का मतलब है कि भारत के बाहर, हड़प्पा के बाहर की कहानी कैसे चलती है, और हड़प्पा के बाहर किस तरह से व्यापार हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वी सी देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स outside the Harappan region. The outside trade was actually carried on by the traders via the land route. Land route का मतलब है कि जमीन के रास्ते से लोग चलते थे सर, ठीक है। या दूसरा आपको मिलेगा सी रूट के रास्ते से सर, so you'll find the sea route was also significant in this case of development, सर, ठीक है। अब इनका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था, उसके एविडेंसेस कहाँ पे मिले हैं सर, ठीक है। तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसी का ही एक लोअर पार्ट आता है, उसे हम लोग कहते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे शायद आपको नहीं लिखा है, बट दिस इज नोन एज द सुमेरियन सिविलाइजेशन, है ना। तो कहते हैं कि ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, ये सुमेरिया कहते हैं, उनके साथ इनके व्यापार सीधे सीधे हुआ करते थे, और उसके मल्टीपल एविडेंसेस मिले हैं सर, है ना। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि डिस्कस ऑन व्हाट बेसिस द हड़प्पन्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामियंस, ओके, मेसोपोटामियंस के साथ कौन से ट्रेड रिलेशंस, इसके ऊपर चर्चा कीजिए सर, ठीक है। तो उसमें 2 प्रकार के एविडेंसेस दिखेंगे, एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दिखते हैं जो व्यापार को दर्शाते हैं, इसमें सील्स दिख जाएंगे बहुत सारे, और कुछ आपको लिटरेरी एविडेंसेस दिखेंगे। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हड़प्पन्स की स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं हो पाई है, मेसोपोटामियंस की स्क्रिप्ट डिसिफर हो गई है, समझ में आया कि नहीं है। सो द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसिफर्ड, बट द स्क्रिप्ट ऑफ द मेसोपोटामियंस हैव बीन डिसिफर्ड एज ऑफ नाउ। इन फैक्ट वी हैव गॉट क्लियर कट एविडेंस ऑफ अराउंड 2400 BC where we see the points where the Harappan script or the Mesopotamian script had mention of a name of a king, उनके एक राजा का नाम दिया गया है, और राजा यहाँ पे बोस्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे मेलुहा से बोट आती है, हमारे यहाँ पे मगन से बोट आती है, हमारे यहाँ दिलमुन से बोट आती है, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि बोथ द एविडेंसेस आर देयर, देयर आर सम काइंड ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर के अंदर बोला गया है कि भाई दी हड़प्पन्स वर ट्रेडर विद, और हड़प्पा के लोगों के लिए इन्होंने मेलुहा शब्द यूज किया है सर, ठीक है। सो द वर्ड मेलुहा इज यूज्ड फॉर दी हड़प्पन्स गेटिंग मोमेंट। तो लैंड ऑफ सीफेरर्स आपको एक शब्द लिखा गया है लिटरेचर के अंदर कि ये तो बहुत ही मतलब ना बलवान लोग थे, समुद्र के अंदर कूद के आया करते थे। और फिर इसमें 2 स्टेशंस की बात की गई है, दिलमुन और मगन, जो मैंने अभी आपको बताया। दिलमुन और मगन मतलब कौन सा रीजन आएगा, दैट विल बी द मॉडर्न डे बहरीन एंड द ओमान। ओमान इज एक्चुअली द मगन सर, है ना, और दिलमुन इज मॉडर्न डे बहरीन सर। तो द लोथल माइट बी अ पोर्ट, यहाँ से ये लोग यहाँ पे आते थे, फिर यहाँ से यहाँ जाते थे, और इवेंचुअली यहाँ पे जाते थे, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो वी सी दैट इन द मेसोपोटामियन लिटरेचर देयर आर एविडेंसेस। इसके सिवाय वी हैव गॉट मल्टीपल एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सील्स, सील्स मिले और सीलिंग भी मिला है। सील्स मतलब इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स जो इसे हम लोग देख रहे हैं सर, ये मेसोपोटामिया के सील्स से भारत में मिले हैं। और हड़प्पा के जो यूनिकॉर्न सील्स मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, वी हैड डिस्कस ना यूनिकॉर्न सील्स, इसी प्रकार के यूनिकॉर्न सील्स वी फाइंड इन मेसोपोटामिया। एंड दिस थिंग सिग्निफाइज कि यहाँ पे व्यापार होता था। कौन से जगहों का मेंशन किया गया, सो यू विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड एज निपुर या ऊर, आपकी किताब में उन्होंने ऊर लिखा है सर या निपुर लिखा है, बोथ आर सेम होंगे ना, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ऊर, है ना, ये निपुर है एक्चुअली सर, फिर आपको उरुक करके जगह दिख जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो दिस आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर द लोकेशन हैज बीन रिटन, है ना, उम्मा, किश, निपुर, दिस आर ऑल द प्लेसेस जहाँ पे हड़प्पन एविडेंसेस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सील्स, याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ द टेराकोटा स्ट्रक्चर्स, टेराकोटा की फिगराइंस मिली है सर, ठीक है। इनफैक्ट इंडस की बीड्स मिली है आपको, छोटे ये स्टोन्स मिले हैं जो ज्वेलरी के अंदर होते थे। एक्चुअली दिस आर एग्जांपल्स ऑफ बीड्स, ओके, ये सब है ना, ये हड़प्पा की बीड्स है सर, है ना, अलग अलग प्रकार की। तो ये जो बीड्स है मोती है सर, जो स्टोन्स थे इसके ऊपर से लोग ज्वेलरी
ज्वेलरी बनाते थे सर, ठीक है। इसके भी एविडेंसेस आपको मेसोपोटामिया के अंदर मिल रहे हैं सर, गेटिंग अपॉन नॉट है ना, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेसोपोटामिया के अंदर एक और सिटी है अस्मार सिटी सर, ये अस्मार सिटी के अंदर भी हमको हड़प्पा के बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे। इनफैक्ट इतना प्रभाव था हड़प्पा का मेसोपोटामिया के अंदर कि मेसोपोटामिया के लोग जो वेट्स एंड मेजर्स को यूज करते थे, वो वेट्स एंड मेजर्स के अंतर्गत इंडस सिस्टम को फॉलो किया, बाइनरी सिस्टम को। 1 2 4 6 8 वाला जो बताया डेसिमल सिस्टम का जो मल्टीपल्स था, वो सेम प्रकार की इंडस वेट सिस्टम मेसोपोटामियंस के द्वारा फॉलो की गई थी। और ये चीज दर्शाती है कि हड़प्पा के लार्ज आर्टिफैक्ट्स को वहां पे मिलना, हड़प्पा की इनफैक्ट है ना जो कालीन सभ्यता की एविडेंसेस इतनी बड़ी मात्रा में, कॉपर के टूल्स आपको दिख जाएंगे, आपको पॉटरी दिखेगी सर, है ना। और ये पॉटरी के अंतर्गत आपको बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस मिलती है, जहां पे ये मेसोपोटामियंस के साथ जब व्यापार कर रहे थे, तो इसके अंदर मेसोपोटामियंस कुछ ना कुछ स्टोरेज करते थे, टू स्टोर सम काइंड ऑफ लिक्विड और वी कैन सी मल्टीपल थिंग्स, है ना। ब्रॉन्ज के वेसल्स हमको मिल रहे हैं। तो वी फाइंड कि जितने भी आपको ये बर्तन दिख रहे हैं सर, है ना, मृदभांड दिख रहा है, पॉटरी मिल रही है, ब्रॉन्ज के बर्तन मिल रहे हैं, एविडेंसेस है कि हड़प्पा इनके यहाँ पे सरप्लस में था। सरप्लस का मतलब है कि यहाँ से इनफैक्ट है ना व्यापार बड़ी मात्रा में हो रहा था। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी मेसोपोटामिया के अंदर हमारे एविडेंसेस ज्यादा है। मेसोपोटामिया के एविडेंसेस भारत में मिल जाएंगे सर, है ना, भारत में मतलब इंडस वाले रीजन्स के अंदर गेटिंग अपॉन। सो यू विल फाइंड कि आपको तो राउंड सील्स दिखते हैं इस प्रकार के सिलिंड्रिकल शेप के अंदर, उसमें पर्शियन सील्स के मोटिव आपको दिखेंगे। गल्फ वाला जो रीजन है पर्शियन गल्फ का, उसके सील्स आपको बेट द्वारका मतलब आज का नागेश्वर हम लोग कह सकते हैं, वहां पे मिल रहा है सर। बेट द्वारका मतलब नागेश्वरी हो गया सर, ठीक है। लोथल के अंदर आपको मिल जाएगा सर, है ना, छोटे 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 कॉपर के आपके सील्स मिल जाते हैं, सिलिंड्रिकल सील्स मिल जाते हैं ना, बटन टाइप सील्स है, ये बटन टाइप सील्स है। अब हड़प्पन में इनफैक्ट आप देखिए कि राउंड सील्स नहीं बनाए थे, उन्होंने ज्यादातर रेक्टेंगुलर सील्स बनाए थे। तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है कि मेसोपोटामिया इनके ऊपर डोमिनेट करता था। अगर डोमिनेट करता होगा तो हड़प्पन आर्ट फॉर्म के ऊपर मेसोपोटामिया की जो छाप है वो बड़ी मात्रा में दिखती। वैसे यहाँ उल्टा हो रहा है कि हड़प्पा की छाप मेसोपोटामिया के ऊपर दिख रही है, और ये छाप कल्चरल कन्फ्लुएंस और ट्रेड एंड कॉमर्स को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पन्स को मेरुहा के रूप में लैंड ऑफ सी फेरर्स कहते हैं, उनके लिटरेचर के अंदर बोला गया है सर, ठीक है ना, कि ये लोग बेसिकली लैंड ऑफ सी फेरर्स के रूप में थे। लैंड ऑफ सी फेरर्स का मतलब ये होता है कि ये ऐसे लोग थे जो डरते नहीं थे सर, और ये चीज दर्शाती है डिस्कवरी ऑफ मॉनसून के रूप में सर, ठीक है। तो इनका एक राजा था किंग सरगोन अक्कड़ करके एक स्टेट का, 2400 बीसी के एविडेंसेस मिले। वो बताता है कि मेरे बोट के अंदर या मेरे पोर्ट्स के अंदर हड़प्पा की बोट्स आती थी, मेरुहा की बोट्स आती थी। अब अभी आज की तारीख में हिस्टोरियन को लग रहा है कि ये जो मेरुहा है ये हड़प्पा था। काफी लोगों को मानना है कि ये जो मगन है ये मकरान को बोलते हैं सर, गेटिंग अपॉन, समझे नहीं, माइट बी पॉसिबिलिटी एज वेल, ऐसा भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। वी फाइंड कि भारत के ये हड़प्पा की जितनी भी चीजें हैं वो सब मेसोपोटामिया में बहुत लार्ज क्वांटिटी में जाती है। दिस आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वर एक्चुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम हड़प्पा टू मेसोपोटामिया, समझे नहीं समझे। और बेसिकली मेसोपोटामिया से भी कुछ चीजें भारत में आती थी। इनफैक्ट लिटरेचर के अंदर हमको ये भी पता चल रहा है कि हड़प्पन्स को मेसोपोटामियन की भाषा बोलनी नहीं आती थी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे यूज्ड टू कीप एन इंटरप्रेटर व्हिच शोज सम काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेम, क्योंकि इनकी भाषा और इनकी भाषा अलग थी। और लिटरेचर में बोलते हैं कि एक बंदा था जो हम दोनों की भाषा को जानता था, कि हम अब्बा डब्बा जब्बा बोलते थे, वो समझ जाता था कि क्या है सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो एक इंटरप्रेटर है जो बेसिकली भाषांतर करके देगा आपको। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हड़प्पा की फेवर में ज्यादा दिख रहा है। उसमें भी एक प्रश्न ये आया कि मेसोपोटामिया के गुड्स हड़प्पा की सिटी में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो उसको लेकर काफी सारे हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश की, उसमें एक चीज समझ में आ रही थी कि मेसोपोटामियंस अपने आर्टिफैक्ट्स को ज्यादा शेयर नहीं करते थे, पहला। दूसरा ये है कि वो जो चीजें बेचते थे वो बेसिकली इजीली डिकम्पोज हो गई होगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उन्होंने ना वूल को भेजा, वूल गारमेंट्स, कपड़ों को उन्होंने काफी सारा भारत में एक्सपोर्ट किया था। अब कपड़ा है, आपको पता चलेगा कि सर इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड सर, सही की गलत सर, गेटिंग अपॉन। वुलन एविडेंसेस दिखते हैं, वुलन गारमेंट्स हमको मिल जाएंगे, गर्म कपड़े मिल जाएंगे, वो भी चले जाएंगे सर, ठीक है। और भी आर्टिफैक्ट्स हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, लेदर की प्रोडक्ट्स थी कुछ कुछ, परफ्यूम ऑयल था सर, बट वी सी दैट वो हमको नहीं मिलेगा। सिल्वर मेसोपोटामिया से लेके आए थे या अफगानिस्तान वाले रीजन से भी लेके आ सकते हैं सर, ठीक है। But we see that majority of the items that were actually traded by the Mesopotamians were perishable items. Because they were perishable items, they will not survive over a long time. And this is one of the reasons कि Harappan items are found in large numbers, but Mesopotamian items are not found in large number. समझे नहीं समझे? Getting on. Evidence of Egyptian goods डायरेक्ट नहीं है, बट मैंने आपको जैसे कल बताया था ना, ये जुआर एंड बाजरी और जैसे कुछ कुछ क्रॉप्स है जो अफ्रीकन ओरिजिन से थे, वो शायद इसके अंदर से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले मिले थे। खैर, तो इन सब के बेसिस के ऊपर से एक्सटर्नल ट्रेडिंग के ऊपर भी हमको समझ में आता है कि काफी सारा व्यापार होता था, और इनफैक्ट ये व्यापार के अंदर रॉ मटेरियल का व्यापार भी हुआ है, और बेसिकली इनडायरेक्ट ट्रेडिंग मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग देख सकते हैं कि हड़प्पन्स ने एक्चुअली मगन और दिलमुन को एक पोर्ट के रूप में या आउटपोस्ट के रूप में उसको डेवलप किया होगा, या यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उनका कॉन्टेक्ट यहाँ पे करवाया होगा। तो मेसोपोटामियंस यहाँ आते थे, हड़प्पा की बोट यहाँ पे जाती थी, और इवेंचुअली दे यूज्ड टू ट्रेड डाउन एंड गो बैक। कुछ कुछ लोग अंदर की तरफ चले गए, क्योंकि मेसोपोटामियन के लिटरेचर के अंदर वहां तक बात की गई है कि द लैंड ऑफ मेलुआ एक जानवर को, एक पक्षी को लेके आते थे, हजा बर्ड। हजा बर्ड जो है वो एक्चुअली पिकॉक के लिए बोला गया है, एंड यहाँ पे पिकॉक के एविडेंसेस भी मिलते हैं पिकॉक के सर, ठीक है। तो छोटी कॉलोनी बनाई थी हड़प्पन्स ने मेसोपोटामिया में, जैसे शोटुगाई के अंदर बनाई थी सर, अफगानिस्तान में बनाई थी शोटुगाई के अंदर, वैसे ही माइट प्रोबब्ली इन्होंने एक छोटी कॉलोनी वहाँ पे बनाई होगी एज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिशमेंट, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स, व्यापार की क्वांटिटी कितनी थी उसको लेकर काफी सारी चर्चा चलती रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना मेट्रिक टन हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो तो नहीं पता है, बट एक चीज हमको पता चलती है कि व्यापार था, ट्रेडर की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, और यही मर्चेंट क्लास इनफैक्ट सबसे ज्यादा रिच हुआ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें जो भारत में नहीं मिल रही थी या हड़प्पा के रीजन में नहीं मिलती थी, वो सब बाहर से लेके आके उनको काफी फायदा मिलता है सोसाइटी के अंदर भी सर, गेटिंग अपॉन, है ना। सो वी सी दैट यहाँ पे गुजरात के कोस्ट और मकरान का समुद्र किनारे का उपयोग किया गया, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए माउंटेन पासेस को एक्सप्लोर किया गया, है ना। और इससे ही हमको दो चीज पता चलती है, द डेवलपमेंट ऑफ नेविगेशनल साइंसेस। पहली चीज तो ट्रेड विंड्स के बारे में, मानसून विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड से आना और रिट्रीटिंग मानसून की तरफ वापस जाना सर, है ना। तो मोस्ट प्रोबब्ली व्यापार होता होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, भारत में अक्टूबर के आसपास व्यापार की सीजन शुरू होती होगी, और जब रिट्रीट हो रहा है मानसून तो दे यूज्ड टू टेक द एडवांटेज एंड गो टू मेरुहा अगेन इन द मंथ ऑफ जून, समवेयर इन द मई जून, वो लोग वहां से वापस आते हैं, मेसोपोटामिया से भारत की तरफ वापस आते होंगे सर, गेटिंग अपॉन, समझे नहीं समझे। तो दिस इज हाउ द ज्योग्राफी इज अफेक्टिंग द ट्रेड। आप देखिए, आपको लिखता है कि ट्रेड विंड्स वर डिस्कवर्ड पहले बाय ये हिप्पोडोटस करके आपको ग्रीक देखेगा सर, सेलर,
उसने इनफैक्ट है ना एंशिएंट पीरियड में समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ही डिस्कवर्ड द ट्रेड विंड्स और उसके बाद फिर इंडो ग्रीक ट्रेड बहुत बढ़ गया सर है ना, ऐसा वेस्टर्न हिस्टोरियंस लिखते हैं। और उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था ये हिपोटेटस के ऊपर कि भाई कैसे मॉनसून विंड्स का डिस्कवर करना इंडिया और यूरोप के या सेंट्रल एशिया के वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाता है सर, ठीक है। बट उसके सामने आप इनको देखो तो आपको मैरीटाइम ट्रेड के एविडेंसेस मिल जाते हैं और मैरीटाइम ट्रेड के एविडेंसेस आपको सील्स के ऊपर से मिलते हैं। आपको लोथल के अंदर एक पूरा वेयरहाउस मिला है, ये वेयरहाउस के अंदर बहुत होर्ड्स मतलब बहुत थोक बंद संख्या में हड़प्पन सील्स भी मिले हैं और मेसोपोटामियन सील्स भी मिले। और हड़प्पन सील सीलिंग के रूप में मिले। सीलिंग का मतलब ये है कि कोई गठरी बांधी है, कोई डब्बा को पैक किया गया है कोई वस्तु को सर, और उसके ऊपर उसको उन्होंने चिपका के है ना उसको पैक कर दिया सो दैट उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं कोई मैनिपुलेशन ना हो, चोरी चपाटी ना हो सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। So we see that the Harappans were good, I would say, people who knew navigational sciences in a very interesting way. In fact, navigation cannot be possible without the directions, क्योंकि आपको पता भी है कि ये रास्ते से जाना है। एंड ऊपर देखोगे तो तारे दिखेंगे आपको सर, ठीक है, सन देखने से, और सन दिखेगा, मून दिखेगा। अभी तो लाइट दिख रही है बट यहाँ कहीं पे दरवाजा है, समझ में आया कि नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान डेवलप हो रहा है सर, नेविगेशनल साइंसेस ऑन द लैंड और ऑन द वाटर सर, है ना, कैन नॉट बी लाइक नो एक्सप्लोर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी एंड पर्टिकुलरली द पोजीशन ऑफ द स्टार्स। समझ में आया कि नहीं आपको? समझे? तो इनके यहाँ पे साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हमको पता चलता है सर। बोट्स बनाना, सामान लेके जाना, कोई छोटी मोटी बात है सर। आपको लिखते हैं ना पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कि एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट किया गया सर, पोस्ट मॉडर्न इंडिया। तो आप देखोगे तो हड़प्पन तो पहले से थे, गेटिंग अपॉन, हम देखिए। तो ये साइंस एंड टेक है ना, देखिए साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा ना तो आधे से ज्यादा बच्चे पॉइंट ही नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। हमने जो भी चीज अभी तक पढ़ी है ना उनमें से आप देखोगे हर एक चीज के अंदर आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट दिखेगा। हर एक चीज आप देखोगे ना, एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड उसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक है। मेटलर्जी अभी हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर, इन्होंने जो मेटल्स की चीजें बनाई है सर, है ना, वो मेटलर्जी है। मेटलर्जी क्या है? अल्टीमेटली साइंस तो है सर। आप बोट की डिजाइन कैसे कर रहे थे? आप कट वाटर बना रहे थे, ब्रेक वाटर कहते हैं उसको, है ना। बोट को यू शेप बनाना पड़ता है क्योंकि पानी को काट के चले सर, है ना, ब्रेक वाटर के रूप में कहते हैं ना सर। स्टारबोर्ड साइड, पोर्ट साइड, दो साइड होती है ना बोट की, तो वही बोट है टू साइड्स है ना, एक स्टारबोर्ड होगा एक पोर्ट साइड होगा सर, ठीक है। नेविगेशन करता है उसको पता होगा सर। सो यू सी दैट ये फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर चलता है काइंड ऑफ कि भाई पानी को कट करके चलना है सर आपको, है ना। आप माउंटेन पासेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब ज्योग्राफी का नॉलेज था आपके पास, ओरिएंटेशन था, वही मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एस्ट्रोनॉमी का स्टार्स का यूज कर रहे हो सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो एक तो समुद्र का रास्ता, एडवांस ऑफ नेविगेशनल साइंसेस एंड मैरीटाइम ट्रेड, उसके कारण बढ़ गया। लोथल वाज अ प्लेस वेयर वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर। डॉकयार्ड बना था, पानी उतर जाता है डॉकयार्ड के अंदर से, शिपों की मरम्मत की जा सकती है। वुडन शिप्स थी ज्यादातर, जिसे हम लोग ढो के रूप में पहचानते हैं, आज की तारीख में भी बनती है। दो जगह है, आप मैंगलोर चले जाओगे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी चले जाओगे, या गुजरात में मांडवी आ जाओगे कच्छ के अंदर, या सोमनाथ में वेरावल चले जाओगे। ये 4-5 जगह है भारत में ट्रेडिशनली मैंने देखी है जहाँ पे लकड़े की बोट बनती है आज की तारीख में। वुडन, उसको ढो कहते हैं, ढो, DHOW। ये अरेबियन सी में बहुत घूमती है, आप जाओगे ना सर समुद्र के अंदर, बड़ा जहाज भी लेके जाती है, छोटा सामान भी लेके चलती है। ये अरेबियन सी के अंदर चले वाली ढो जो है, उसके जो कारीगर होते हैं, इसका जो आर्किटेक्ट होता है, उसको ड्राइंग आती नहीं है, वो दिमाग से खेलते हैं। तो फ्यू इयर्स बैक आई वेंट टू मांडवी, मांडवी इन कच्छ, एंड वहाँ पे ये लकड़े की बोट बन रही थी, तो मैं चढ़ गया उसके ऊपर, है ना। मैं बोला बाबू देखते तो है कि इनके पास डिजाइन होगी सर, है ना। तो उसका जो मिस्त्री था ना, मेन ओनर, मतलब जो आर्किटेक्ट था, मैंने कहा कि सर आप मतलब ड्राइंग करते हो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग साइड वाला था, अपना तो ड्राइंग के बिना चलता नहीं है सिस्टम। तो वो कहते हैं कि नहीं सब दिमाग में मेरे। मैंने बोला दिमाग में मतलब? तो बोले लेबर को काम कैसे देते हो? तो बोले उनको डिजाइन पता नहीं होती, डिजाइन मेरे दिमाग में रहती है। मैं उनको खाली हर रोज डेली काम देता हूँ कि आज आपको 50 फीट का लकड़ा काटना है, 10-10 फीट के 4 पाटियां यहाँ पे मारना है, 2 पाटियां यहाँ मारना है यहाँ। सर खतरनाक ही है ये, इतना भारी नॉलेज है ना सर ये बोट बिल्डिंग का। और ये ट्रेडिशनली आज की तारीख में भी चल रहा है सर। लकड़ी की जितनी भी, अभी फाइबर की बनाते हैं थोड़ी बहुत, अभी भी लकड़ी की बोट बनाते हैं सर, ठीक है। और लकड़ा मलेशिया से आता है, द टिम्बर कम्स फ्रॉम मलेशिया, है ना। रबर वाला चाहिए ना आपको, थोड़ा वाटर प्रूफ चाहिए इसके लिए, रेजिस्टेंस की गजब है सर, है ना। ये हड़प्पन के पास थी और इसी के कारण ये अरेबियन सी में जा पा रहे थे तूफानों के अंदर सर, ठीक है। दूसरे जमीन के ऊपर इनके व्यापार चलते थे, लैंड बेस। अब लैंड बेस में हाथ में तो माथे के ऊपर तो रख के जाओगे नहीं, बुलॉक कार्ट्स दिखेंगे, कारवा दिखेंगे सर, कारवा। यू विल फाइंड अ ह्यूज एंटरेज ऑफ ट्रेडर्स कमिंग टुगेदर एंड ट्रेडिंग टुगेदर। और ये चीज दर्शाता है गिल्ड एक्टिविटीज को, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। कॉर्पोरेट एलिमेंट की बात की ना, तो मजुमदार साहब जब कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया को बात करते हैं तो इसको बहुत हाईलाइट करते हैं सर। उससे एक प्रश्न आया था 2 साल पहले, एक पूरी अलग से किताब, उसमें से क्वेश्चन निकाले इसने ऑप्शनल, कि एंशिएंट इंडिया में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को बताइए, कॉर्पोरेट एलिमेंट को, ठीक है। तो मतलब भक्का पका रहे हो, इतनी बड़ी बुक से एक क्वेश्चन निकाल लो बाबू, है ना, ये तो कोई बात होगी, जान निकाल लोगे बच्चों की। खैर पर बिना बुक से भी आप लिख सकते हो, इफ यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट द ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट इन थ्रू आउट ऑल द पीरियड ऑफ क्रोनोलॉजी सर, ठीक है। बट उसके लिए फिर वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने की आवश्यकता रहती है। तो वी फाइंड सील्स, वी फाइंड ब्लॉक कार्ड्स। ब्लॉक कार्ड्स के हमको मॉडल मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मैंने आपको टेराकोटा के मॉडल्स बताया ना सर, ठीक है ना, ये वाला सर, ठीक है ना, कहाँ गया ये रहा सर, हाँ ये वाला सर, ठीक है ना। सो दिस आर ऑल द टेराकोटा मॉडल्स। इसे इक्का कहते हैं, चैरियट था सर, ब्लॉक कार्ड के रूप में सर, है ना, सामान लेके जाते थे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको चीजें दिखेगी। यहाँ पे आपको बोट का सील दिख रहा है, कैन यू सी द सील ऑफ अ बोट, और बोट के ऊपर पिकॉक दिख रहा है, हाजा बर्ड, ये मैंने आपको बताया, ये मेसोपोटामियंस इनको कहते थे। आपको इस प्रकार के टेराकोटा के बोट के इमेजेस मिल गए हैं, वी हैव फाइंड विद अ मास्ट ओवर हियर, समझे नहीं समझे। और दिस थिंग शोस कि दे नो द नेविगेशन की कैसे पुश करना है, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिलते हैं, इनके बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने काफी सारी चीजों को यूज किया। नॉमैडिक कम्युनिटी थी जो पेस्टोरल इकोनॉमी के रूप में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देती है। एंड वील आल्सो फाइंड दी अदर प्लेसेस जहाँ पे हड़प्पन व्यापार करते हुए अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हुए आगे चलेंगे सर, ठीक है ना। वो बहुत बड़ी मात्रा में आपको चीजें दिखेगी जो मैंने आपको बताया। इंटरनल ट्रेड में भी बहुत सारी चीजें लेके आते थे, और इवेंचुअली सी और रिवर दोनों का यूज किया गया है। आपको बार्टर सिस्टम के थ्रू भी व्यापार दिखता है, एंड इन सर्टेन प्लेसेस वी फाइंड सील्स वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो ये जो सील्स मिले हड़प्पा के, वो भी आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए मिलते रहेंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट आप समझिए कि दिस इज द पर्शियन सील व्हिच इज फाउंड इन बहरीन कैरीज द हड़प्पन मोटिव। पर्शिया के सील के ऊपर हड़प्पा के सिंबल्स हमको मिलते हैं, ये यूनिकॉर्न दिख रहा है सर, ठीक है ना। यू कैन इमेजिन दिस वन। इंटरेस्टिंगली द लोकल दिलमुन मेड्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड, इवन दिलमुन और मेसोपोटामिया दोनों के अंदर हड़प्पन स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा था। ये मैंने बताया कि एक सील है जिसके ऊपर बोट की इमेज है, हमने जो फोटो देखा ना वही है सर, ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है सर, ठीक है। वी सी दैट इन मेसोपोटामिया आल्सो द हड़प्पन कल्चर हैड इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये जो ज़ेबू आप देख रहे हो ना, ज़ेबू, ये जो ज़ेबू है ये आपको मेसोपोटामिया में ट्रेडिशनली नहीं मिल रहा है।
ये जो जेबू है ये आपको हड़प्पा के अंदर ही मिलता था। ये हम बुल देखा था ना कल, हमने आपको बताया था, ये आपको हड़प्पा के सील्स के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर मिलता है सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सर। ठीक है ना, आगे अपना ये रहा सर। ठीक है, दिस इज द जेबू। ये हम पुल वैसा का वैसा मेसोपोटामिया के अंदर मिल रहा है। तो इनफैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स तो फेवर में था, पर हम लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर एस्पेक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आउटसाइड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझे नहीं समझे है ना? तो ये सब प्रश्न है, पोटेंशियल क्वेश्चन है कि जब उसको डाइवर्सिफाई करना होगा ना एग्जामिनर को, वो पूछ देगा कि भाई हाउ सॉफ्ट पावर ऑफ द हड़प्पन इज रिफ्लेक्टेड आउटसाइड द सिविलाइजेशन एरियाज है ना, डिस्कस गिविंग एग्जांपल। तो बच्चों की करें तो सॉफ्ट पावर को में पढ़ा होता है और फिर उसमें हिस्ट्री में डाल दिया सर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म ना, इसमें से 10 मार्कर भी आ सकते हैं, 15 मार्कर भी आ सकता है और ओवरऑल 20 मार्कर भी आ सकता है। समझे नहीं समझे? और ट्रेड एंड कॉमर्स अर्बनाइजेशन कैसे हुआ वो भी एक पॉइंट आपको पूछा जाएगा। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया सर कि क्या क्या कंडीशंस रहती है, और भी एविडेंसेस आप किताब में देखोगे मिल जाएंगे सर, है ना? तो उपिंदर मैम की किताब पढ़िएगा, यू विल बी एबल टू रिलेट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड द स्लाइड्स एज वेल। खैर, आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट्स कंक्लूड द सेशन टुडे, एंड कल हम लोग जब मिलेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इनके लास्ट पार्ट के ऊपर चले जाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट, रिलीजन और सोसाइटी। सोसाइटी तो ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि पॉलिटी के साथ लिंक पूरा था, एंड देन फाइनली विल कम टू डिक्लाइन थियरीज। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को हम लोग डिक्लाइन कंप्लीट करके मेगालिथिक में चले जाएंगे सर। ठीक है, क्योंकि कल आधा डिक्लाइन होगा, परसों आधा डिक्लाइन होगा मंडे को, और उसके बाद फिर मेगालिथिक। अब देखिए मेगालिथिक में इतना टाइम नहीं दूंगा सर, समझे नहीं समझे? मेगालिथिक में एक ही सेशन लेंगे क्योंकि प्रश्न एक ही बनता है, उसमें डायमेंशन लिमिटेड आता है। समझे नहीं समझे ना? तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे और ट्यूसडे तक आते हैं मेगालिथिक खत्म हो जाएगा, एंड देन वी कैन जंप टू आर्यन्स, है ना? समझे? तो थोड़ा भी पुश करेंगे स्पीड को, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां मुझे पता है, जैसे ये न्यूलिथिक कैलकोलिथिक से 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो मैपिंग में काम में आ जाता है आपको। मेगालिथिक भी वही है कि एक या दो प्रश्न होगा, एंड इवेंचुअली इट विल बी यूजफुल इन द मैपिंग स्टेज। नहीं, हम लोग आंसर्स कल करते हैं सर, कल फ्राइडे है ना सर, तो टुमारो आई विल डू इट। ओके, आंसर और थोड़ा डिस्कशन भी उसके ऊपर करेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, मेरा थोड़ा शेड्यूल है ना सर। ठीक है, ब्रह्म समाज बिलीव्स इन कर्म। यस, ब्रह्म समाज क्यों कर्म नहीं बिलीव कर रहा है? क्योंकि वो वेद के ऊपर डिराइव्ड है, और वेद हमेशा कर्म की बात करते हैं ना, गुड डीड्स और एक्शंस की बात करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली तो उसी के ऊपर था ना सर, पूरा इसी के ऊपर था। युवराज, चलिए समझ में आ गया सब लोगों को? सो यू गॉट द पिक्चर। देखिए थोड़ा टाइम दीजिए सर, ना टॉपिक को मैंने आपको पहले भी बताया था। अरे बहुत लोगों ने क्वेश्चन दिए सर। ठीक है, आई विल चेक द क्वेश्चंस टुमारो। ओके, मैं कल आप सुप्रियो, भरत, रॉबिन और फिर सुमित ने लिखा है और प्रीति ने लिखा है सर। ठीक है ना, आई विल चेक इट टुमारो। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कल। पॉलिटी वाला भी लिख लेंगे। हाँ, पहले इतना तो लिख लीजिए सर। ठीक है, सबके 3-4 क्वेश्चन हम लोग कल, हम लोग थोड़ा आधा घंटा ज्यादा बैठ लेंगे सर। ठीक है, टुमारो आई ट्राई टू गिव हाफ एन आवर मोर एज वेल सर। ठीक है, तो आप लिखिए, थोड़ा लिखिए सर, ना 4-5 लोगों का कल डिस्कशन करेंगे। कल ऐसे भी हमारा डाउट सॉल्विंग है ना सर, टुमारो इज द डाउट सॉल्विंग सेशन एज वेल ऑफिशियली। कब है डाउट सॉल्विंग? नहीं कल नहीं है सर, है ना? कल नहीं है, नहीं कल नहीं है, मंडे को है सर। मतलब वो टाइम टेबल के हिसाब से मैं देख रहा था कि कब है डाउट सॉल्विंग। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ट्यूसडे को, मतलब 2 तारीख है। 2 तारीख कौन सा है सर? सेकंड इज मंडे है ना, सेकंड इज मंडे सर। ठीक है, देख लेते हैं कल या मंडे, दोनों में से। कल मोस्ट ऑफ कर देंगे ना, कल थोड़ा टाइम देके भी करना देंगे सर। ठीक है, लेट अस गिव सम टाइम। ओके, एक बार टॉपिक खत्म होने तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था, फिर मैं थोड़ा मॉडल आंसर्स की मुझे वो की भी बतानी आपको कि वो सब्स्टेंशिएट क्या करना है। हाँ, कल फिर से अपलोड कर, मैं बोलूंगा उसके बाद अपलोड करिएगा सर। ठीक है, एक करके क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, उसके बाद अपलोड करिएगा। ठीक है, तो कल निपटाते हैं सर। टुमारो मॉडर्न के लिए 2021 के लिए बुक स्पेक्ट्रम पढ़ लो यार, और तो क्या है। और मैं रिवीजन कोर्स उसको अटेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है, समझ में आया आपको? मॉडर्न ऑप्शनल के लिए तो फिर 5-6 किताबें, प्लासी टू पार्टीशन है, विपिन चंद्रा है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड ग्रोवर एंड मेहता। ग्रोवर एंड मेहता में गवर्नर जनरल से उसका पॉइंट अच्छा, पर मॉडर्न के अंदर मैं करवा दूंगा सर यहाँ पे क्लास के अंदर। कहाँ अपलोड करना बेटा? यहाँ क्वेश्चन टैब में अपलोड करना है साक्षी। ये क्वेश्चन टैब है ना, जैसे यहाँ पे बच्चों ने लिखा, देखो जैसे ये क्वेश्चन किसी ने डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सुप्रियो ने डाला है सर। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन टैब में अपलोड करोगे फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ना। ये रहा, ओके। अरे वाह सर, पूरा का पूरा डिस्कस किया है सुप्रियो ने। चलिए सर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 मिनट है मेरे पास, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ सर। डिड द मास्टरी ओवर, ये टाइप किया इन्होंने सर। ठीक है ना, देखो ये हिस्टोरियन की बात है। देखो सुप्रियो के पास ऑफिशियल डिग्री है सर, है ना? सो इन्होंने शायद एमए किया है। सुप्रियो यू हैड एन एमए और एमफिल इन हिस्ट्री? एमए तो किया है ना आपने? सुप्रियो चले गए क्या? ठीक है, ओके, लेट मी कम बैक। ओके, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया कि डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज अ लेवरेज फॉर द सन? तो इन्होंने इनफैक्ट पहला लिखा है द फाउंडेशन ऑफ द अर्बन अपॉन डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर परस्यूट्स वेंट इन हैंड इन क्लास विद द नॉन एग्रीकल्चर वंस। चलिए सर, ठीक है ना। अच्छा, आपने एमटेक किया, तो हिस्ट्री में कोई डिग्री नहीं दी आपने? उस दिन बता रहे थे ना, यू हैव सम फॉर्मल डिग्री इन हिस्ट्री एज वेल, और एमटेक ही किया। चलो बढ़िया सर, ठीक है। अच्छा, यू आर डूइंग एमए हिस्ट्री ना, मैं बताया ना, वही तो। चलिए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी परस्यू कर रहा हूँ ना। दूसरा बोला गया कि अर्बनाइजेशन इज कनेक्टेड बाय पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रेटर सोशल इंपोर्टेंट मेंबर्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी एंगेज। देखिए 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो पॉइंट है ना, खास करके सर, है ना, कि डिस्कस करने की बात की गई है सर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई फील दैट कि इसको मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो एग्रीकल्चर का जो पॉइंट आ रहा है ना सर, कि उसको थोड़ा पुश करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बोला गया कि डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर, है ना? तो एटलीस्ट आपको इस पॉइंट को ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ से फिर लिखने की शुरुआत करो कि एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड सोशल वेलफेयर, इंक्रीज द पॉपुलेशन, डिससेमिनेटेड द वेरिड क्राफ्ट लाइक सिरामिक्स, कंसीडरिंग द अबव फैक्ट, इट कैन बी कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर डिड प्रोवाइड सब्सटेंसेस बट द पॉपुलेशन इंक्रीज, सेकेंडरी सर्विसेज सेक्टर आल्सो इमर्ज। इसको करिए सर। ठीक है, देखिए 2-3 पॉइंट्स ऊपर ऊपर से देखने को ये लग रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, खास करके सर, इन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि थोड़ा कट शॉर्ट कर दीजिए ना, और इसको थोड़ा एक्सपांड करिए, ट्राई टू एक्सपांड दिस 4 पॉइंट्स, है ना? इसके अंदर और इलैबोरेशन करिए और एग्जांपल देने की कोशिश करिए। मतलब जैसे भरत पिछले साल लिख रहा था, भरत याद है आपको सर? ठीक है, कि भरत यूज्ड टू राइट लॉन्ग इंट्रोडक्शन सर। ठीक है, तो लॉन्ग इंट्रोडक्शन के अंदर यही हो रहा था कि जो मेन पॉइंट होता है ना, कि यहाँ पे जो पूछा गया उसके साथ हम लोग रहेंगे सर। ठीक है, और एग्रीकल्चर अल्टीमेटली फिर टाउन्स को कैसे डेवलप करेगा उसके एग्जांपल्स के साथ देता, तो लिंकेजेस बिठाने की कोशिश करिए। आपने लिखा है कि हरपन अर्बनाइजेशन इमर्ज इन द वेक ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड मल्टीपल पॉइंट्स एज वेल सर। ठीक है, बट यही था कि इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके इसमें थोड़ा इलैबोरेट करोगे ना, तो ज्यादा आपको रिलेवेंस रहेगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बट गुड एफर्ट है सर, यहाँ पे आपने इसके कंक्लूजन में भी अच्छा बांधा हुआ है। ओके, एफर्ट अच्छा है, बट यही चीज है कि इसको ऊपर कर दीजिए, इसको थोड़ा और ना कि हाईलाइट करने की कोशिश करिए एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है, तो कल देखते हैं, कल थोड़ा फुर्सत से हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए सर, ठीक है, यस, चलिए कल मिलता हूँ मैं आपको। ओके।
बाय बाय। अब डेली एक काम करेंगे, टुमारो ऑनवर्ड्स डेली एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में आपका डिस्कस करेंगे, मतलब कल या मंडे से कर सकते हैं, वी कैन डू इट फ्रॉम मंडे एज वेल, ओके। कि प्रीवियस का एक क्वेश्चन आप लिखेगा डेली, एक स्टूडेंट का या 2 स्टूडेंट का हम लोग लाइव इवैल्यूएशन करेंगे और आप फिर अपने हिसाब से क्रॉस चेक कर सकते हो कि अच्छा ये स्टूडेंट ने ये लिखा है, मैंने ये पॉइंट कवर किए। तो देखो अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शनल के अंदर एक तो डिस्कशन बहुत मदद करता है, जैसे अभी आज हमने ऑडियो डिस्कशन किया तो कितने सारे पॉइंट्स मिले सर, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ सर। दूसरा क्या है कि ऑप्शनल में डायमेंशंस होते हैं, डेप्थ चाहिए होती है सर, जीएस वाला तो लिखना नहीं है सर, ठीक। फॉर्मेटिंग कैसे करना है वो मैं आपको कराऊंगा, पर फॉर्मेटिंग के अंदर हमेशा याद रखेगा कि हम एक साइलो के अंदर बंद नहीं होंगे, मतलब एक वो है ना कि माइंडसेट के अंदर वो फिक्स नहीं हो जाएंगे सर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वर्बेटिंगली आपको डिक्टेट करूंगा, कुछ जगह कैसा होता है कि वर्बेटिंग आंसर डिक्टेट करवाते हैं तो सबके आंसर सेम हो जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या होगी पता है, अल्टीमेटली आपके नंबर कटेंगे, मतलब ये है कि एग्जामिनर, अगर आप 4-5 लोग मेंस लिख रहे हो, एक ही एग्जामिनर 1 या 2-5 जो भी होंगे सर, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि एक ही पैटर्न से आंसर लिखाई हो रही है एक ही क्वेश्चन की, मतलब दिस थिंग शोस कि एक माइंडसेट वाला है, कहीं पे पढ़ के आया है सर, ठीक है। एंड दिस विल इवेंचुअली कट डाउन योर मार्क्स, है ना। दूसरा क्या होगा कि आप जब एक दूसरे के साथ क्रॉस इवैल्यूएशन करके देखोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपने लिखे हो, किसी और ने ना लिखे हो, किसी और ने 2 पॉइंट ज्यादा इलैबोरेट कर दिया, तो उसमें आपको कट शॉर्ट करवा दूंगा कि जैसे कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपने ज्यादा लिख दिया है तो मैं बोलूंगा कि इसका एम्फेसाइज थोड़ा कम कर दीजिए, दूसरे पॉइंट्स को ज्यादा हाईलाइट करिए सर, ठीक है ना, हेडिंग पॉइंट। तो ये 2-3 पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कल थोड़े 2-3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये एग्रीकल्चर और पॉलिटी इन दोनों के ऊपर ये क्वेश्चन लिखेगा, मास्टरी और एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है, और पॉलिटिकल मैंने आपको बताया ना, डिबेट्स में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो यू बी एबल टू राइट, है ना, तो उसको भी 200 वर्ड्स के अंदर लिखेगा सर, ठीक है। चलिए, यूपीएससी के क्वेश्चंस कौन सेट करता है बेटा, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज के एकेडमिशियंस होते हैं सर, जिन्होंने पूरी जिंदगी हिस्ट्री में निकाल दी है ना। ये तो क्वेश्चन पेपर एकेडमिशियंस करते हैं ना, ये दिस क्वेश्चन पेपर एक्चुअली जीएस में भी एकेडमिशियंस ही करते हैं। एक होता है एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, है ना, तो हर एक सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है यूपीएससी के पास, है ना, उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और वही लोग सब कुछ देखेंगे सर, ठीक है। हम तो छोटे खिलाड़ी इसके अंदर, हम तो इधर-उधर का लाके डाल के कंपाइल करके समझा देते हैं। चलिए सर, ठीक है, प्लीज टेक केयर, कल मिलता हूं, बाय।